कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट एक जाति विरोधी एंटी इस्लामोफोबिक और फेमिनिस्ट स्पेस बनने के सफर में है। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत भी कर रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर, जो काफी वक्त से भी चलता हुआ आ रहा है, डूइंग हिस्ट्री, जिसके अंदर हम इतिहास को अलग अलग नजरियों से, अलग अलग पॉइंट से देखने और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अविनाश। डूइंग हिस्ट्री इस सीरीज के बारे में और डॉक्टर अविनाश के बारे में बताने के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा प्रोफेसर अब्दुल। बहुत शुक्रिया। एक पंखा कोई अगर बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत स्वागत है। हम इस जगह पर पिछले 2 महीने से, 2 से ज़्यादा से एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसके बारे में बताया गया। वो श्रृंखला है डूइंग हिस्ट्री, यानी इतिहास कैसे करते हैं, इतिहास करने की चीज़ है। एक तरह से कहा जा सकता है कि पिछले 12-13 वर्ष से भारत में इतिहास काल चल रहा है। अगर 50 साल बाद कोई आज के भारत पर शोध कार्य करेगा, अखबारों को उठाएगा, टेलीविज़न के कार्यक्रमों की छानबीन करेगा, सोशल मीडिया की छानबीन करेगा, तो उसे जो चरित्र नजर आएंगे वो आज के समय के चरित्रों से ज़्यादा पिछले ज़मानों के चरित्र हैं, जैसे औरंगजेब, जैसे बाबर। बहुत नज़दीक आएंगे तो आपको दिखलाई पड़ेंगे नेहरू, गांधी। तो लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है इन सारे लोगों की। तो इतिहास इस वक्त काफ़ी दिलचस्पी का विषय हो गया है, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये हुई है कि 2 तरह के इतिहासों में संघर्ष चल रहा है, जिसमें हम कहते हैं कि ये सही इतिहास है और ये गलत इतिहास है, ये तथ्य है और ये तथ्य नहीं है, ये मनगढ़ंत बात है, जो बात मुझे पसंद है उसको मैं इतिहास बना के लिख रहा हूँ। जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता था? तो राणा प्रताप जीते थे, अकबर जीता। तो आज से 10 वर्ष पहले राजस्थान की किताबें बता रही थी कि भाई इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी, लेकिन जब सरकार बदली तो उसने कहा भाई राणा प्रताप बहुत महान थे, तो वो हार नहीं सकते, इसलिए हम अपनी उस किताब में राणा प्रताप को जिताएंगे। तो राणा प्रताप को जीत गए। तो फिर जिन्होंने पहले वाली किताब पढ़ी, जिन्होंने बाद वाली किताब पढ़ी, वो दोनों एक दूसरे से लड़ सकते हैं कि मेरे राणा प्रताप जीते थे और तुम्हारे राणा प्रताप हारे थे, तो कौन वाले राणा प्रताप थे। लेकिन हमें ऐसा लगा कि यह जो झगड़ा है, इस झगड़े में हम अपने पसंद का इतिहास चुनते हैं। मुझे यह इतिहास पसंद है, इसलिए मैं चुन रहा हूँ। जबकि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि इतिहासकार किसी एक तथ्य तक पहुंचते कैसे हैं। कोई एक घटना हुई तो उस घटना को वो समझते कैसे, किसी एक चरित्र को कैसे समझते हैं। इसलिए हमने यह श्रृंखला शुरू की, जिसमें हम उन लोगों से जो इतिहास का काम करते हैं, जो इतिहासकार हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करें कि वो अपना काम करते कैसे हैं, किसी इतिहास का निर्माण कैसे करते हैं, किसी ऐतिहासिक तथ्य तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे कहते हैं कि नहीं यह वाला तथ्य मुझे ठीक लगता है। तो उनका तरीका क्या है, दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी पद्धति क्या है इतिहास लिखने की। तो इतिहास लिखने का तरीका क्या है, ये हम समझना चाहते हैं। और इसी वजह से यह श्रृंखला, और सबसे मुनासिब जगह थी यह पुस्तकालय, जो काफी लंबे वक्त से चल रहा है। हमने पुस्तकालय के मित्रों से बात की और वे बहुत खुशी उन्होंने कहा कि यह उनके पुस्तकालय का जो लक्ष्य है उससे इस श्रृंखला का मकसद मिलता जुलता है। तो यहाँ हम ये करेंगे। यह श्रृंखला जैसा आपने देखा होगा कि ये खुली हुई है पुस्तकालय के सदस्यों के लिए, बाहर के लोगों के लिए। आप आज के बाद अगले जो इसके बाद हम करने वाले हैं 8 अप्रैल को
उसमें भी आप आ सकते हैं और दूसरों को दावत दे सकते हैं कि वो यहाँ आएँ। इसके पहले 15 दिन पहले या उसके भी पहले हमने कानून के जानकार और वकील, लेखक और वकील गौतम भाटिया के साथ संविधान को समझने की कोशिश की थी कि संविधान का इतिहास क्या है। उसके पहले डॉक्टर अपर्णा वैदिक ने एक ऐतिहासिक चरित्र मंगल पांडे को हम कैसे देखते हैं, इस पर एक कार्यशाला यहाँ आयोजित की थी। उसके पहले हमने विभाजन को कैसे समझा जाए, जिस भारत विभाजन को, उसके लिए विभाजन पर आधारित कुछ कहानियों के पाठ के बाद उस पर एक चर्चा होने की। तो ये श्रृंखला अभी हम चलाने वाले हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हर पखवाड़े हम इस तरह का एक जमावड़ा करें। मैंने बताया कि इसके बाद 8 अप्रैल को शाहरुख आलम के साथ भारत की अदालतों और भारत के अदालतों में किए गए फैसलों के ऐतिहासिक पक्ष पर बात करेंगे। शाहरुख आलम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में वकालत करती हैं। उसके बाद हम अक्षय मुकुल जो लेखक हैं और शोधकर्ता हैं, उनके साथ एक सत्र करेंगे और उसके बाद फिल्मों की विशेषज्ञ, सिनेमा के विशेषज्ञ हीरा भास्कर के साथ हम करेंगे और इस तरह श्रृंखला चलेगी। तो हम आपको सूचित करते रहेंगे जैसे सूचित किया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्र के लिए हमने डॉक्टर अविनाश कुमार को से अनुरोध किया और वे तैयार हुए। अविनाश इतिहासकार हैं और उन्होंने खासकर 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में जो छापे की संस्कृति इतिहास है उस पर काम किया है। अविनाश का अनुभव इतिहासकार के अलावा और भी व्यापक अनुभव है। उन्होंने ऑक्सफैम में काम किया, उन्होंने वाटर एड में काम किया और बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल में काम किया। तो उनका दायरा बहुत ही व्यापक है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो मूलतः इतिहासकार हैं। तो अविनाश का स्वागत है। आप सबसे एक अनुरोध है कि एक आपके पास चुंबकीय यंत्र है जिसको मोबाइल कहते हैं। मोबाइल में ये शक्ति होती है कि आप चाहें न चाहें वो आपको खींचता है और फिर आप कितने ही ताकतवर हों वो अपने अंदर आपको डुबा लेता है। ये मैं अपनी क्लास में अक्सर देखता हूँ कि ऐसा होता है। तो इससे बोलने वाले को कई बार भ्रम होता है कि वो बेकार है, जबकि फिर वो ये सोचता है कि मैंने तो इतनी मेहनत की थी, फिर ये मोबाइल में क्या हो रहा है। तो मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप इस मोबाइल को जितनी दूर रख सकते हैं अपने से रख दीजिए। सिर्फ उसको वो जो वाइब्रेशन मोड होता है उसमें नहीं रखिए, बल्कि बंद कर दीजिए, उसको झोले में डाल दीजिए, निगाह से दूर कर दीजिए, वरना वो आपको खींच लेगा और अपने में डुबा देगा। तो अविनाश पहले अपनी बात करेंगे और उसके बाद इसका तरीका यह है कि आपके पास जो भी सवाल करने के लिए, लेकिन मोबाइल की बात को गंभीरता पूर्वक लीजिएगा। बहुत शुक्रिया भगवान जी, बहुत शुक्रिया कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अभी जैसा मुझे नीचे हम सबको 2-3 साथियों को यहाँ पर ट्रिप दे रहे थे, इंट्रोडक्शन इस लाइब्रेरी का, और ज़ाहिर है कि बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छा काम चल रहा है। उसमें एक चीज़ जो उन्होंने बताई, मैं उससे बात शुरू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कैसे नीचे के सेक्शन में बच्चे किताबें ले जाते हैं और जितनी किताबें पढ़ते हैं उसके आधार पर उनको स्टार रेटिंग दो और उसके आधार पर लिखते भी हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा। और इससे मुझे इमीडिएटली ये याद आया कि अभी हाल ही में, और हमारे हम में से कई साथी यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक बड़े इतिहासकार, क्योंकि इतिहास की बात हो रही है, प्रोफेसर पढ़िकर, के.एन. पढ़िकर, आप लोगों में से कुछ लोगों ने नाम उनका सुना होगा। उनका निधन हुआ और वो मेरे गुरु थे, हम में से कई भी गुरु थे। और मुझे याद है जब मैं अपना शोध उनके अंदर कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो उन्होंने पहली चीज मुझे ये कही कि अगले 3 महीनों में मुझे तुमसे 30 किताबों का, पहले तुम लिस्ट बनाओगे,
और उसकी क्रिटिकल समरी दोगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ 3 महीनों में 30 किताबें उन्होंने डिमांड की थी। जाहिर है मैं तो पसीना छोड़ गया और जाहिर है कि वो भी जानते थे कि शायद 30 तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना भी कर लेगा। लेकिन ये जो पढ़ाई का रिगर होता है और फिर उसके बाद उसको विश्लेषण कर पाने की क्षमता, वो आपको वो सिर्फ रिसर्चर बनाने के लिए नहीं, आदमी बनाने में कितना मदद करती है, वो ये बहुत बड़ा गुण मैंने उनसे सीखा। और उसकी पहली चीज उन्होंने लिखी, कहा कि मुझे हम और तुम किस पर रिसर्च करेंगे वो बात की बात है, पहले तुम ये 30 किताबें पढ़कर और मुझे हर किताब की 2 पेज में क्रिटिकल रिव्यू चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि उस किताब में लिखा क्या है, तुम क्या सोचते हो उस किताब के बारे में। तो मेरे ख्याल में बुनियादी हम ये जो सारे प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की बात हुई, सबकी बुनियाद में हुई है। हम यही नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, सोचते क्या है, क्या हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो पहल है, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया फिर से मैं करना चाहूँगा। यहाँ पर हिंदी और इतिहास और इतिहास के बहाने लिटरेचर और लिटरेचर के बहाने इतिहास की बात हो रही है। अच्छा यहाँ थोड़ा मुझे हाँ ये भी कर सकते हैं, मैं हाँ बैठ के कर सकता हूँ, आप लोगों की इजाजत हो तो आराम से करते जाओ। 2 या 3 हिस्सों में मैं अपनी बात रखूंगा और आप लोगों से भी कुछ बातचीत चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये भी संभावना है कि कई बहुत सारी चीजें जिन पर मैं बात करूंगा, हो सकता है जिसको अंग्रेजी में एक शब्द एसोटेरिक लगेगा कि क्या बात हो रही है, मतलब बहुत ही अछूते अनजानी चीजें हैं। तो थोड़ी मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को भी मैं उसमें इन्वॉल्व कर सकूं बातचीत में। तो 3 या 4 हिस्सों में अपनी बात मुख्य रूप से रखूंगा, क्योंकि हम साहित्य के बहाने इतिहास और इतिहास कैसे बनता है, हमारे दिमाग में कैसे इतिहास की छवि बनती है साहित्य के बहाने, उसपे और उसके कुछ उदाहरण बहुत दिलचस्प हैं जिससे मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। और इतिहास अपने आप में कहानी कैसे कहता है, क्योंकि सिर्फ साहित्य ही कहानी नहीं कहता है, इतिहास भी कहानी कहता है, ठीक, हर दौर की। तो वो कहानी कैसे कहता है उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। और फिर सीधे जाकर के हम ये देखेंगे कि हिंदी के दौर में और हिंदी के माध्यम से, खासकर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब जिसको हम कहते हैं आधुनिक हिंदी जब बन रही थी, बड़ी जिसको नए भाषाओं के निर्माण में हिंदी, उर्दू, मैथिली, बांग्ला, प्रिंट लैंग्वेज, छापे की संस्कृति की बात हुई, भारतीय भाषाएं जब बन रही थी, उस दौर में हिंदी का स्वरूप जो बन रहा था, उसमें उस साहित्य के माध्यम से इतिहास निर्माण भी हो रहा था। तो वो इतिहास निर्माण कैसे हो रहा था, उससे कुछ पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो ये 3 या 4 पहलू हैं। पहले एक सवाल से शुरू करते हैं, एक उदाहरण से। आप लोगों में से लोगों ने बाल्ज़ैक और ऑस्कर वाइल्ड का नाम सुना है? कुछ लोगों ने? कौन थे, कोई कहना चाहेंगे? ऑस्कर वाइल्ड के बारे में जानते हैं आप लोग? कौन थे? हाँ जी बताइए। जी बहुत बड़ा और काफी पॉपुलर नाटककार और राइटर, उनके कई सारे नाटक बड़े प्रसिद्ध हुए और ह्यूमरिस्ट भी थे बहुत बड़ा। उनके कोटेशन, उदाहरणों के भरमार उनके लोग देते हैं। इसीलिए ये मैंने सोचा कि अपनी बातचीत यहाँ से शुरू करूँ। ये उदाहरण मेरे पास ही बहुत सालों से पड़ा हुआ है। बहुत साल पहले जब मैंने उसी दौर में, जिस दौर की बात मैं कह रहा हूँ, अपना रिसर्च शुरू किया था, तो एक किताब में मुझे उदाहरण लिखा। ये ऑस्कर वाइल्ड की किताब में एक और लेखक की किताब थी, जहां पर ये उदाहरण लिखा, 19th century as we know it is entirely an invention of Balzac। बाल्ज़ैक से के नाम से परिचित हो तो उन पर हम आएंगे। बाल्ज़ैक फ्रांस के बहुत बड़े और 19th century के बहुत बड़े लेखक, उपन्यासकार। वो कह रहे हैं, ऑस्कर वाइल्ड कह रहे हैं कि वो 19th century के का इन्वेंशन ही पूरा, जैसे हम जानते हैं 19वीं शताब्दी में, हम जैसा समझते हैं जानते हैं, जैसे अभी गुरुवान जी भी इतिहास की बात कर रहे थे आज के दौर में, वो कह रहे हैं 19वीं सदी को हम जैसा समझते जानते हैं, वो पूरी तरह से बाल्ज़ैक द्वारा आविष्कृत है, उनके द्वारा खोज की हुई। ये क्या मतलब? ये बहुत अपने आप में पैराडॉक्सिकल लगता है कि कैसे किसी चीज को आप इन्वेंट कैसे कर सकते हैं। तो हम आप उससे गुजर रहे हैं, इन्वेंट कैसे कर सकते हैं? तो क्या आप में से कुछ लोग कयास लगाना चाहेंगे कि क्या मतलब है उनका? ऑस्कर वाइल्ड जब ये कह रहे थे तो क्या कहना चाह रहे थे?
कोई साथी कुछ कोई एक स्पेकुलेशन कोई भी बात? ठीक है, चलिए मैं ही रखता हूँ बात। बाल्ज़ैक जैसा मैंने कहा फ्रांस के बहुत बड़े उपन्यासकार रहे। उनका जन्म, अब थोड़ा मैं इतिहास में जा रहा हूँ, फैक्चुअल 1800 में हुआ और 1850 में उनकी मृत्यु हुई। 50 सालों की मात्र उम्र उनकी थी। इन 50 सालों की उम्र में उन्होंने करीब करीब 90 वॉल्यूम्स में एक ही किताब लिखी। उसका नाम है ह्यूमन कॉमेडी, और ह्यूमन कॉमेडी फ्रेंच में उसका नाम द कॉमेडी ह्यूमैन कहलाता है वो। और उसमें करीब वो 19वीं जो जिसको कहते हैं नेपोलियन के बाद के फ्रांस की पूरी कहानी है, उसमें अपने दौर की कहानी है। उसमें तकरीबन उन्होंने उन 90 वॉल्यूम्स में उन्होंने तकरीबन 2000 चरित्र ऐसे गढ़े जो लगातार आते जाते रहते हैं उन 90 वॉल्यूम्स में। सोचिए उस आदमी की प्रोडक्टिविटी देखिए कि 50 साल की उम्र में 90 वॉल्यूम्स में उपन्यास लिख रहा है वो, और वो एक चलता हुआ उपन्यास लिख रहा है। उसमें बैंकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, भगोड़े अपराधी हैं, लवर्स हैं, आइडियलिस्टिक, इस तरह के कैरेक्टर स्केचेस एक के बाद एक वो खड़े कर रहा है, और उनके माध्यम से बदलते हुए फ्रांस की पूरी तस्वीर को पैदा कर रहा है कि हमारा फ्रांस क्या है। और वो इतना इन्फ्लुएंशियल है लिखने का तरीका कि उसको उस दौर के, और यहाँ पर इन्वेंशन की बात आती है और 19वीं सेंचुरी की बात आती है कि वो सिर्फ फ्रांस की बात नहीं कर रहा है या उन 2000 चरित्रों की बात नहीं कर रहा है। वो इतना प्रभावशाली है वो व्यक्ति कि उसको उसी दौर के लोग, बॉडलेयर हिंदी के फ्रेंच के दूसरे बहुत बड़े गुस्ताव फ्लॉबे जो बहुत दिन, मादाम बोवरी नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है उनका, गुस्ताव फ्लॉबे, मार्सेल प्रूस्ट जिनकी थिंग इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम मल्टी वॉल्यूम, फिर से वो सारी की सारी किताबें। वहां से बाहर निकले चार्ल्स डिकेंस जो उसी दौर में लिख रहे हैं, 1840s 50s 60s 70s 80s में लिख रहे हैं, दोस्तोयेव्स्की, ये सब वो कैरेक्टर्स बोरो कर रहे हैं, वो स्टाइल बोरो कर रहे हैं, और वो एक पूरे के पूरे नए समाजों के इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति, तो ऐसा नहीं कि इस बात को हम बिल्कुल जैसे वैसे ही मान लें, लेकिन इस बात को एक बहुत दिलचस्प तरीके से हमें समझने में मदद मिलती है कि एक व्यक्ति की एक तरीके से इंटरप्रेट की गई दुनिया कैसे, एक तो उसके अपने पाठक इंटरप्रेट कर रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन साथ साथ इतने बड़े व्यापक रूप से इतने सारे राइटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लगातार कि वो भी उन कैरेक्टर्स को बोरो कर रहे हैं, वो भी उस तरह के लोगों को बोरो कर रहे हैं, और एक पूरा, और देयरफॉर वहां पर वो एक पूरी की पूरी एक जिसको कहते हैं इस कोटेशन की एक वैधता बनती है कि भाई 19th century as we know it is entirely an invention of Balzac। तो बाल्ज़ैक ने वो 2000 चरित्रों के माध्यम से 90 वॉल्यूम्स की कहानी के माध्यम से 50 साल की उम्र में एक पूरा, और वो सिर्फ हिस्टोरिकल कहानियां नहीं है कि इसमें ये हुआ ये हुआ ये हुआ, वो एक दूसरी कहानी चल रही है। इनफैक्ट हम जानते हैं कि 1848 उस पर भी आएंगे, अगर यूरोप के इतिहास को हम देखें तो है कि ऑस्कर वाइल्ड इसको मुख्यतः यूरोप की कहानी के माध्यम से देख रहे हैं, और हम आगे भी आएंगे कि अगर ये कहानी एज वी नो इट है तो किसकी कहानी भी कौन है, और 19th सेंचुरी में कौन लोग शामिल हैं यहाँ पर, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जब हम वहाँ देखते हैं तो कुछ चीज़ें हो रही हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के जाने के बाद 1848 में बड़ा सा रेवोल्यूशन होता है पूरे यूरोप में, उसके बाद 50 में खत्म हो जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें उसके बाद होती हैं जिसको कहते हैं पॉलिटिकल बड़े बड़े इवेंट्स, पूरा का पूरा इटालियन जर्मन यूनिफिकेशन वगैरह होता है, कई सारे वॉर्स लड़े जाते हैं, रशियन वगैरह वगैरह। उन सब की कहानी तो उनके बाल्ज़ैक के जाने से बाद शुरू होती है, लेकिन वो सारी के सारे जो छवियां जो है जो बाल्ज़ैक क्रिएट करके जाते हैं, वो पूरे 19th सेंचुरी के आखिर तक वो छवियां बनी रहती हैं। और ऑस्कर वाइल्ड खुद उन सारे कैरेक्टर्स को इन्वेंट करते हैं। अगर उनके नाटकों को आप देखिए, लेडी विंडरमेयर्स फैन, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ये सारे क्लासिक नाटक हैं, पढ़ेंगे आप तो आप देखेंगे कि एक्चुअली कई सारे स्टॉक कैरेक्टर्स जो है वो वहां से आ रहे हैं, और उसको अपने तरीके से ऑस्कर वाइल्ड इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो एक तरीका ये है इतिहास साहित्य के जरिए न सिर्फ इतिहास को जानने का, वो तो अपनी वो कहना ये चाह रहे हैं वाइल्ड कि हम इतिहास को समझते ही हैं कई बार,
कहानियों के माध्यम से, फिक्शन के माध्यम से, और हमारे दिमाग में वो कहानी जो चलती है वही, तो इतिहास के पीछे जो और चीजें हो रही हैं वो हम कई बार नहीं समझते हैं, लेकिन जो कहानियां हमारे पास छूट गई हैं, चाहे वो पर्सनल मेमोरीज की कहानियां हो, चाहे वो कहानी किसी उपन्यास के माध्यम से पढ़ी हुई कहानी हो, आज के तारीख में व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ी हुई कहानियां हैं बहुत सारी, और वो हमारे पास इतिहास की धरोहर बन के चल रही है ना। तो हर दौर अपने तरीके से नए माध्यम इन्वेंट करता है आपको इतिहास देने का, और ये जो है वो एक पूरा का पूरा दूसरा सवाल है ये, अगर बाल्जाक, और ये छात्रों से खास कर, लेकिन कोई भी जवाब दे सकते हैं इसी बात पर, और मैं व्हाट्सएप पे नहीं जाऊंगा, कहूंगा कि अगर आपको यहाँ लाइब्रेरी के कई यहाँ पे जो लोग हैं छात्र, उनको मैं मानकर चल रहा हूँ कि यहाँ इस लाइब्रेरी के हिस्से हैं, इस प्रोजेक्ट के हिस्से हैं, तो आप लोग पढ़ते भी हैं, जाहिर है, तो क्या कोई एक भी किताब का हवाला देंगे जिसके माध्यम से आपको लगता हो कि आपके इतिहास को, और वो इतिहास की किताब नहीं होनी चाहिए, फिक्शन या कोई कविता भी हो सकती है, नाटक हो सकता है, कोई भी जिसके माध्यम से कोई आपके कोई इतिहास की समझ बनी हो। प्रेमचंद जी की जितने भी उपन्यास या उनकी जो रचनाएं हैं वो पूरा समाज का, मतलब उन्होंने समाज में जो उस टाइम पे, मतलब हमें 90s में या पहले भी पता नहीं चलता है सोसाइटी का, या फिर जो इतिहास लिखा जाता है वो जैसे होता है ना विनर्स के द्वारा लिखा जाता है, तो सोसाइटी के बारे में नहीं पता चलता है। तो जैसे प्रेमचंद जी थे, उन्होंने समाज के बारे में बताया, तो उनकी उपन्यास वगैरह जितनी रचनाएं, उनसे हमें कुछ समाज के बारे में पता चलता है, जो उस समय कैसी थी या फिर किस सिचुएशन से गुजर रही थी, तो ऐसा पता चलता है उनके उपन्यास और रचनाओं के बारे में। बहुत सही, बहुत बढ़िया जवाब है कि हमें एक समझ मिलती है खास तरीके से प्रेमचंद के माध्यम से कि 20वीं सदी की शुरुआत का जो देश था, खासकर उत्तर भारत, वो कैसा था, क्या हो रहा था, उस पर हम आएंगे, एक्चुअली प्रेमचंद पे हम आएंगे थोड़ी देर में, उनके माध्यम से उनकी वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हाँ बिल्कुल, उसके अगर आपने पढ़ा है तो हम मान सकते हैं कि हाँ हमारे दिमाग में एक कहानी बनती है, उसको पढ़ते बजाय इसके कि हमने शायद, और कई बार वो लगता भी है कि वो जो हमने, और ये वही दौर था जब आज़ादी का आंदोलन भी चल रहा था, खासकर 20, 30, 40 के, जब 40-36 में 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उस दौर में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो उस दौर के बारे में इतिहास भी बहुत लिखा गया है। लेकिन साथ साथ प्रेमचंद की कहानियां हो, उपन्यास हो, आपको बहुत जीवंत तरीके से उसी दौर की कहानी एक दूसरे तरीके से आपके सामने लाते हैं। तो एक और फिलोसोफर है दूसरे इससे पराक्रमों में, हेडन वाइट, इनका नाम शायद कम लोगों ने सुना हो, जो समाजशास्त्र के, लिटरेचर के, फिलोसफी के, हिस्ट्री के, इतिहास के छात्र वो ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है। और ये अब करते क्या है, हिस्ट्री इज अ स्टोरी दैट रिवील्स द स्टोरी टेलर। अब वो, अब इतिहास नहीं, अब वो साहित्य नहीं, वहां आपने वाइल्ड को देखा जो साहित्य के माध्यम से कह रहे हैं इतिहास की समझ बन रही है। अब यहाँ हेडन वाइट कह रहे हैं कि साहित्य ही, इतिहास ही जो है वो एक कहानी है, और वो कहानी इतिहासकार के पोजीशन से एक कहानी कही गई। इसको आप थोड़ी देर पहले अपूर्वानी भी इस बात को कह रहे थे, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कोई कहना चाहेगा इस पर थोड़ा और? हेडन वाइट की एक किताब है, बहुत चर्चित किताब है, मेटा हिस्ट्री करके, 1972-73 में आई थी किताब। और ये जब ये किताब आई उससे पहले हम जानते हैं, और उस पर हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, जो बात हुई कि इतिहास को एक डिसिप्लिन के रूप में, और कई सारे डिसिप्लिन जिसको कहते हैं अनुशासन, मॉडर्न नॉलेज, फॉर्म ऑफ नॉलेज के रूप में लेट 19th सेंचुरी में विश्वविद्यालयों में इतिहास, साहित्य, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजी, कई सारे सब्जेक्ट जो है डेवलप हुए। यूनिवर्सिटी, उसमें थोड़ी बात करें, यूनिवर्सिटीज के रूप के, इंस्टीट्यूशंस के रूप में आने के बाद, और एक नॉलेज प्रैक्टिस के रूप में, तो इतिहास भी था। और ये सारे के सारे मॉडर्न डिसिप्लिन्स की अपनी खास वजह थी, किस वजह से वो लेट 19th सेंचुरी में यूनिवर्सिटीज में वो आए। उस अनुशासन के तहत बहुत सारी चीजें हुई। उसमें ये हुआ कि इतिहास को डिफाइन, इतिहास, हिस्ट्री राइटिंग कहते क्या है,
है क्या चीज। तो उसमें जो सबसे इन्फ्लुएंशियल एक जो इंटरप्रिटेशन आया वो था जो फैक्ट्स जो है, एक लियोपोल्ड वैन राइनके थे, उनका और लेट 19th सेंचुरी में उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स की कहानी है और फैक्ट्स को आप एक खास ऑर्डर में रखेंगे, बस वही इतिहास को हमें समझने का, तथ्य जो है तथ्यों को रखना है। उसके ऊपर और भी कई लोगों ने कहा कि तथ्यों को तो रखना है, लेकिन तथ्यों को ऐसे रखना है कि जिससे एक पता चले कि हम हमारा जो समाज है पुरातन काल से लेकर अब तक लगातार कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, एक प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ हिस्ट्री है। तो फैक्ट्स भी हम ऐसे देख रहे हैं कि कैसे लगातार समाजों के बनने बदलने की कहानी है, वो एक ठहरा हुआ समाज नहीं है। तो इतिहास लगातार मूवमेंट को भी पकड़ता है ऑन फैक्ट्स के माध्यम से। तो फैक्ट की सैंक्टिटी और एक प्रोग्रेसिव व्यू की बहुत ही डोमिनेंट रही है। उसके बाद बहुत सारे और स्कूल्स भी आए जिसमें हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन हेडनवाइट जब आए तो उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया हिस्ट्री के ऊपर ही, कि उन्होंने कहा कि देखिए हिस्ट्री भी एक लिटरेचर का डिसिप्लिन है, उन्होंने ही कहा, और ये अपने आप में दिलचस्प। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मेटा हिस्ट्री में करीब 8 या 10 बड़े लोग 19वीं सदी, फिर से 19वीं सदी में आए, जो बड़े फिलोसोफर्स थे, राइटर्स थे, उनको उन्होंने चुना चैप्टर वाइज। मार्क्स, नीत्शे, मिशेले, राइनके, जिनके बात मैंने की, इन सबको लेके चुना और सबको उन्होंने दिखाया कि ये लोग करते क्या है। ये सबके सब 3 या 4 चीजों के माध्यम से इनको आप देख सकते हैं। एक सब अपनी खास विचारधारा को लेकर आ रहे हैं, चाहे रिवोल्यूशन की हो, चाहे कंजर्वेटिज्म की हो, चाहे वो समाज एक फिलोसॉफिकल हो, वगैरह वगैरह। दूसरा उन्होंने कहा ये इनकी राइटिंग को अगर आप देखें तो लिटरेचर में जो जॉनर्स होते हैं, विधाएं होती हैं, क्या होती हैं, कॉमेडी होती है, रोमांस होता है, थ्रिलर होता है, क्राइम होता है, ये विधाओं का इस्तेमाल भी ये सब कर रहे हैं। तो ईच ऑफ देम इज यूजिंग अ सर्टेन स्टाइल ऑफ राइटिंग और समटाइम्स अ मिक्स ऑफ जॉनर्स, 2-3 विधाओं को लेकर के टू डू दैट। और तीसरा उन्होंने कहा लिटरेचर एक और चीज का इस्तेमाल करता है, उन्होंने कहा वो है कि कई तरह के ट्रोप्स का इस्तेमाल करता है। ट्रोप क्या होता है कि भाई एक खास स्टॉक कैरेक्टर है जिसके माध्यम से पूरे समाज को आप मेटाफर, मेटोनिमी समझ सकते हैं कि भाई एक ही, जैसे बाल्जाक ने कहा कि भाई ये 2000 कैरेक्टर के माध्यम से अब पूरी 19वीं सदी, बाल्जाक ने कहा, वाइल्ड ने कहा, लेकिन 19वीं सदी के पूरे यूरोप को आप समझ सकते हैं। तो वो हर एक कैरेक्टर एक पूरी ब्रॉडर ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब लिटरेरी डिवाइसेस हैं, साहित्य को लिखने के डिवाइसेस। अब हेडनवाइट कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं, ये लोग एग्जैक्टली यही कर रहे हैं, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो राइनके हो, चाहे वो नीत्शे हो। कोई मार्क्स रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को लेकर खड़े हैं, नीत्शे कॉमिक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे लोग इवेंचुअली लिटरेचर लिख रहे हैं एक खास तरीके से। और ऐसा कहकर उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि भाई फिर से वही फैक्ट्स की सैंक्टिटी की बात पे बहस चली, और उसको हम बहुत आगे स्ट्रेच ना भी करें क्योंकि उसका क्रिटिसिज्म भी आया। लेकिन ये एक बिल्कुल नया नजरिया था ये देखने का कि जब ये सारे डिसिप्लिन हमारे सामने आए तो इतिहास भी एक खास एक डिवाइस के रूप में भी देखा जा सकता है, जो क्या कह रहा है कि वो ये सिर्फ एक खास ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री नहीं कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव निष्पक्ष है, वो उस आदमी की जो लिख रहा है उसकी लोकेशन के बारे में भी आपको बता रहा है। और इसलिए हेडनवाइट ने एक बड़ी दिलचस्प चीज की ओर इशारा किया, वो ये कहा कि आप ये जरूर देखिए कि कोई बात व्यक्ति जब कह रहा है या कोई कहानी कोई व्यक्ति जब कह रहा है, किसके पोजीशन से वो कहानी कह रहा है। तो ये कैरी अवे करने, जिसको हम कहते हैं टेक अवे की बात, जो कहते हैं कि हमारे लिए बहुत दिलचस्प था है कि वो बात को समझना कि कोई बात ही कोई कह रहा है कि आज डीमोनेटाइजेशन बहुत अच्छी मास्टर स्ट्रोक था, तो क्यों कह रहा है। धुरंधर 2 में आप में से कुछ लोगों ने शायद देख लिया होगा, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि उसका सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि डीमोनेटाइजेशन वाज मास्टर स्ट्रोक। तो वो किस वजह से कह रहा है, वो एक फिक्शन है, लेकिन वो किस लोकेशन से कह रहा है उसको समझने की जरूरत है। इस बात को हेडनवाइट ने बहुत अच्छे तरीके से दिखलाया कि हर व्यक्ति जो है, और फिर हम तय कर पाएंगे कि कितना वो सच है, कितना झूठ है, किस पोजीशन से आ रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब कुछ किताबों की बात कर लेते हैं, और अब मैं अभी भी मैं हिंदी पे नहीं आया हूँ, हिंदी पे आऊंगा।
आप लोग फ्रेंच, अभी मैं बात कर रहा था, चार्ल्स डिकेंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, राइट? अंग्रेजी के उनकी बात अभी मैंने की कि वो खुद कैसे बाल्ज़ाक से प्रभावित थे, लेकिन चार्ल्स डिकेंस बाल्ज़ाक से नहीं, बहुत लोगों से प्रभावित थे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उनका एक क्लासिक उपन्यास है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसपे बहुत किताबें लिखी गई हैं। वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न रेवोल्यूशंस, जो कहते हैं 3 बड़े रेवोल्यूशन जो कहते हैं 19वीं सदी में हुए, 18वीं सदी से लेकर के आखिर से, वो फ्रेंच, अमेरिकन और रशियन रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ते थे छात्र के रूप में, 3 रेवोल्यूशन की कहानी पढ़ते थे कि जिन्होंने दुनिया बदली। और उसके बाद ऑफ कोर्स एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इनको रेवोल्यूशन के रूप में नहीं, जिसमें भारत और कई सारे देशों में वो 20वीं सदी के सेकेंड हाफ से, मतलब लेटर फर्स्ट हाफ से शुरू होता हुआ उसकी कहानी कही जाती है। तो ये 3 बड़े रेवोल्यूशन की कहानी में बहुत इतिहासकारों ने लिखा है, और उसमें 2 रेवोल्यूशन हम टच करेंगे, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन और अगले पक्ष पे भी आएंगे। अब इसका ये बड़ा दिलचस्प उदाहरण है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में क्या जानते हैं ब्रॉडली, कि इसने व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई, उसको एस्टैब्लिश किया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी था ना उसका स्लोगन था, 3 चीजें, और उसने एस्टैब्लिश किया, और उसको बहुत पावरफुल रूप में उसकी कहानी थी। अब मतलब कहानी नहीं थी, वो हिस्टोरियंस ने उसको उस तरीके से कहा है कि कैसे इन 3 चीजों ने एक वैल्यू के रूप में एस्टैब्लिश किया, फ्रेंच मोनार्की खत्म हुई, और एक खास तरीके से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स मतलब इन्वेंट ना भी कहें तो इंस्टीट्यूशनलाइज हुए लोगों के मानस में, इन 3 वैल्यू जो कॉमन पीपल्स रूल जिसको कहते हैं, एक बहुत दिलचस्प तरीके से किया। अब उसी रेवोल्यूशन की कहानी चार्ल्स डिकेंस, जो उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है अ टेल ऑफ 2 सिटीज में कह रहे हैं। तो इतिहासकार तो बहुत, और ये कब कह रहे हैं? ये रेवोल्यूशन के तकरीबन 60 सालों के बाद, 1789 में रेवोल्यूशन हुआ और 1860-70 सालों में 1850s में 56, 57, 58 के आसपास, मैं पूरा एग्जैक्टली यहाँ के लिखा है, हाँ याद नहीं। तो वो ये लिंक्स मैं भी नहीं दिखा पाऊंगा, कभी बाद में फिल्में भी कैसे इंटरप्रेट करती है उसे, वो उसके कुछ लिंक्स हैं। तो वो रेवोल्यूशन जो है चार्ल्स डिकेंस ने उसको लिखा, वो 2 लोगों की कहानियों के माध्यम से वो लगातार चलता हुआ है। उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं और दिलचस्प तरीके, और 2 शहरों की कहानी है, पेरिस और लंदन की कहानी है। इन दोनों शहरों के भीतर करीब 40-50 सालों के भीतर क्या हो रहा है, 20 से 30 सालों के भीतर, रेवोल्यूशन से 10-15 साल पहले और रेवोल्यूशन के 10 साल बाद तक की पूरी कहानी, 20-25 सालों की कहानी कही जाती है उसमें। और 2 प्रिंसिपल कैरेक्टर, इनफैक्ट उसमें एक जो प्रिंसिपल कैरेक्टर एक फ्रेंच महिला है, मैडम लाफार्ज, जो रेवोल्यूशन के स्ट्रॉन्ग आइडियल्स को रूथलेसली रिप्रेजेंट करती है। और दूसरा एक ब्रिटिश कैरेक्टर है इंटरेस्टिंगली, सिडनी कार्टन, जो जिसके माध्यम से जिसको बहुत ह्यूमनिस्टिक चेहरा रेवोल्यूशन का समझ में आता है, और वो ऐसे समझ में आता है कि वो रेवोल्यूशन अपने आप में, जिसको हम जैसे आज इसकी स्मृति हमारे दिमाग में है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, एक मास मूवमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन कोई भी रेवोल्यूशन अपनी जड़ों में कितनी ट्रेजेडीज लेकर आता है, कितनी त्रासदियां लेकर आता है, कितनी दुख की कहानियां लेकर आता है, वो जो रिप्रेजेंट सिडनी कार्टन के माध्यम से पूरी वो दुनिया देखते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि 1850-51 के आसपास, ये 1858 के आसपास ये उपन्यास जब प्रकाशित होता है, तो कई लोगों ने उसको, फ्रेंच लोगों ने तो इसका इतिहास को नकार ही दिया, इसके कहा कि ये तो है ही नहीं हमारी कहानी। इंग्लैंड में इसको बहुत दिलचस्प तरीके से एक दूसरे तरीके से पढ़ा गया, और वो कैसे पढ़ा गया, इसलिए तीसरा पहलू है, और इस पर मैं आ रहा हूँ। ये सिर्फ यही नहीं कि टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट किसी दौर में कैसे पढ़ा जाता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ये पढ़ा गया तो कैसे पढ़ा गया? वो ऐसे पढ़ा गया कि इसमें 2 कहानियां, एक तो रेवोल्यूशन के स्पिरिट को तो डिकेंस ने पहचाना, उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका ट्रैजिक मॉब जो रूल कर रहा था फ्रांस की स्ट्रीट्स पे, और उसके माध्यम से हजारों लोग जो मारे गए, लाखों लोग मारे गए, गिलोटिन हुए, कई लोगों की जाने गई, उसकी ट्रेजेडी को आप अनदेखा नहीं कर सकते। और ये सिर्फ वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी नहीं कह रहे थे, ये वो कहानी 1848 में जो पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन हो रहा था, लेबर क्लासेस जब कर रहे थे और वर्किंग क्लासेस ने पूरा जो किया था, उसकी कहानी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के माध्यम से कह रहे थे। तो वो सिर्फ 1789 की कहानी नहीं है, वो 1848 की कहानी हो जाती है, 50-60 सालों के बाद की कहानी, वो अपने दौर की कहानी कहने लगते हैं। तो इस तरीके से भी देखने की जरूरत है कि
इतिहास जब हम समझते हैं तो सिर्फ यही नहीं कि टेल ऑफ टू सिटीज में फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ और क्या ट्रेजेडीज हुई, बल्कि ये कि कोई उपन्यासकार जब उसको किसी खास दौर में उठा रहा है, गोइंग बैक टू हिडन लाइफ, वो क्यों उस टेक्स्ट को उठा रहा है और क्यों उसकी कहानी कह रहा है, ये बहुत दिलचस्प है। तो इस चीज और इस तरीके से उस उपन्यास को पढ़ा गया कि रेवोल्यूशन के क्या खतरे हैं। अगर आज भी आप, और ये वही दौर था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था, वर्किंग क्लासेस का मैसिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, फैक्ट्री सिस्टम चल रहा था, और उस वक्त 1848 हो चुका था, सप्रेस हुआ था, बहुत ब्रूटल सप्रेशन हुआ था उसका, लेकिन 1848 का रेवोल्यूशन कई देशों में हो चुका था। तो उसकी ट्रैजिक साइड को लेकर के भी वो हाथ दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे हैं कि अगर वर्किंग क्लासेस पे, जिस पर हम जानते हैं कि डिकेंस के ज्यादातर उपन्यास केंद्रित है, ऑलिवर ट्विस्ट और जो भी बात के सारे उपन्यास क्लासिक है, वर्किंग क्लास की मिजरी को लेकर के जो पूरी की पूरी कहानी है, तो वो कहां से कहां लेकर आते हैं, ये बहुत दिलचस्प है कि वो कहानी सिर्फ अपने दौर के नहीं कर रहे हैं, पीछे के दौर के बहाने भी अपने दौर की कहानी कर रहे हैं। तो इस बात को भी समझने की बहुत दिलचस्प जरूरत है। रशियन रेवोल्यूशन, प्रोफेसर पनिक्कर ने मुझे शायद कहा था कि अगर रशियन रेवोल्यूशन का समझना हो, मैं छात्र था, तो 3 किताबें मानी जाती हैं जो टेक्स्ट हैं, जो आइडियल टेक्स्ट हैं। एक जो क्लासिक इतिहास की किताब है उस दौर की, और कई वॉल्यूम्स में लिखी गई, जो इतिहास बहुत जाने माने 20वीं सदी के इतिहासकार हुए, E.H. कार, जिनकी एक किताब कई और लोगों ने भी पढ़ी होगी, व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास के जो भी छात्र हैं, वो जो क्लासिक स्टैंडर्ड किताब दी जाती है कि इतिहास है क्या, जिसकी बात मैं कह रहा था, वो बहुत टेक्स्ट बुक के रूप में पहली किताब मुझे याद है, ग्रेजुएशन में फर्स्ट पहली किताब मैंने वो पढ़ी थी। उनका जो मास्टरपीस काम जो माना जाता है वो है मल्टी वॉल्यूम, जो 14 वॉल्यूम्स में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ सोवियत रिवॉल्यूशन की कहानी 1917 से शुरू करके 1980 के 70-80 के दौर तक की पूरी 14 वॉल्यूम्स उन्होंने लिखी। पहले 3 वॉल्यूम जो थे उसके हिस्ट्री ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917 से 1923, 6 सालों में क्या हुआ उसके 3 साल की कहानी लिखी। उसमें उन्होंने, मैं कह रहा था कि अलग अलग इतिहास में स्कूल्स के एक क्लासिक मार्क्सिस्ट इतिहासकार की पोजीशन लेते हुए कहा कि इतिहास में इंडिविजुअल्स नहीं होते, इतिहास में इतिहास का बड़ा चक्र होता है, मटेरियल सोशल प्रोग्रेस होते हैं, जो तय करता है कि कैसे आगे चीजें बदलेंगी। तो लेनिन और स्टालिन ने के बदौलत रेवोल्यूशन नहीं आया, ट्रॉट्स्की की बदौलत रेवोल्यूशन नहीं आया। ये रेवोल्यूशन इसलिए आया कि वहाँ रशिया में पेजेंट्री बहुत अनरेस्ट में थी, वहाँ एक बड़ा मिलिट्री क्लास था, जो आर्मी क्लास था, जो उन्हीं वर्गों से आता था जो उसका हिस्सा होना चाहता था, जिसने फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विड्रॉ किया उससे। तीसरा जो वर्किंग क्लासेस थे वो बहुत परेशान थे। तो ये इन क्लास के सोशल फोर्सेस ने मिलकर इस रेवोल्यूशन को संभव किया, और उसका एक पूरा, और अगर लेनिन ना भी होते, स्टालिन ना भी होते, तो कोई और होता जो उस रेवोल्यूशन को संभव करता। और वो भी कहते हैं कि वो अचीवमेंट, उसको देखते हैं एक पावरफुल रेवोल्यूशन के अचीवमेंट के रूप में देखते हैं कि वो अपने आप में जो लार्जर सोशल फोर्सेस है, इकोनॉमिक फोर्सेस है, उसका ये रिजल्ट है। उसी दौर में 1970 में, तो 1960-50 से उन्होंने लिखना शुरू किया, 40 साल बाद से उन्होंने लिखना शुरू किया। माना जाता है आज भी सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत सारी किताबें उसके बाद लिखी गई हैं, लेकिन सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इतिहास माना जाता है इतिहासकार के बदले से। उसी हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1919 में ही एक किताब आई थी, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट की, जॉन रीड की, 10 Days That Shook the World, जिसको हिंदी में सबसे पहले मैंने स्कूल के दौरान में पढ़ा था, 10 दिन जब दुनिया हिल उठी। और वो किताब थी उन्हीं रशियन रिवॉल्यूशन के दिनों की किताब थी। और एग्जैक्टली वो जो अमेरिकन जर्नलिस्ट कहाँ क्या हो रहा है उसका बाकायदा एक रिपोर्टर के तौर पर पड़ताल कर रहा है, और एक बहुत उत्साह के साथ, पैशन के साथ, एक सेलिब्रेशन के साथ वो उस कहानियां बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कि ये जो है यही दिशा है जिसमें पूरी दुनिया जाने वाली है। ऐसे रेवोल्यूशन होता है। कैसे होता है? एक लेनिन मार्च कर रहा है, औरतें पीछे में है, वर्किंग क्लास पीछे में है, आर्मी पीछे में है। ये किताब वन ऑफ द अर्लीस्ट कवर है उसका, जो किताब जब आई थी, तो उस पूरे मार्च को संभव करते हुए दिखलाती है कि वही बात, इलेक्ट्रिकार वाली बात, लेकिन पूरे पैशन के साथ एक लाइव स्टोरी के रूप में वो चरित्रों के माध्यम से, जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स है। तो एक तो नरेशन की बात है, लेकिन साथ साथ, और उसमें वो कोटेशन में मैं नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर, लेकिन
ब्रॉडली वो ये कहते हैं कि चाहे जो भी हो, हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे समकालीन इतिहास का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, तो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अप्रिसिएशन के साथ। दिलचस्प है कि लेनिन ने उसको उसी वक्त इमीडिएटली ठप्पा दिया। ये कहते थे कि ये सबसे ऑथेंटिक किताब है हमारे दौर की को कहने वाली। तो ये भी दिलचस्प है कि कैसे इस चीज को समझने की जरूरत है कि एक तरफ तो किताब में क्या कहा जा रहा है, लेकिन उस किताब को एक प्रोपेगेंडा टूल के रूप में भी कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है इमीडिएटली। कि वो लेनिन कह रहे हैं कि अगर इसको समझना है हमारे दौर को, तो इस किताब को पढ़िए, सबसे ऑथेंटिक कहानी आपको कहेगी, और ये वो सब कह रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स में जद्दोजहद, फिर वही बात कि किसी किताब को कैसे रिसीव किया जाता है, वो भी बहुत दिलचस्प तरीके से। अब तीसरी किताब पे आते हैं। एक था रिपोर्टाज, एक था इतिहास की क्लासिक किताब, और तीसरी, मैं तीनों किताबों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल 3 डिफरेंट जॉनरास, फिर से हिडन बाय 3 विधाएं, एक ही कहानी कह रहे हैं, एक ही दौर की कहानी कह रहे हैं। वो करीब 40 साल के बाद ये किताब आती है। 1957 में डॉक्टर ज़िवागो, में से कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा। बोरिस पास्तरनाक रशिया के बहुत बड़े उपन्यासकार रहे, और उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन की कहानी एक डॉक्टर यूरी ज़िवागो नाम के कैरेक्टर, उसकी दुनिया से, उसकी आंखों से रेवोल्यूशन की दुनिया, उसकी अपनी प्रेम कहानी, उसकी पूरी ट्रेजेडीज की कहानी वो कही। और फिर से गोइंग बैक टू व्हाट डिकेंस डिड अबाउट 100 इयर्स अगो, 1858 में टेल ऑफ टू सिटीज, और 1957 में डॉक्टर ज़िवागो, लगभग 100 सालों के बाद एक दूसरे रेवोल्यूशन की एक ट्रेजिक कहानी के रूप में, कि एक ही रेवोल्यूशन एक सोशल फोर्सेस की कहानी भी हो सकता है, एक ही रेवोल्यूशन एक जबरदस्त सक्सेस, एंथुसियाज्म, विक्ट्री की कहानी भी हो सकता है, और वही रेवोल्यूशन जो है एक जबरदस्त तरीके की ट्रेजेडी की कहानी हो सकता है। ये कवर देखिए, कितना दिलचस्प कवर है, एक साइबेरियन लैंडस्केप है इसमें और उसमें अगर आप कंपेयर करें, और एक परिवार है जो बिल्कुल आइसोलेटेड लैंड, ब्लीक ठंड से भरा हुआ बर्फीले लैंडस्केप में, ये आपको कवर भी आपको एक कहानी कहने की कोशिश कर रहा है उस किताब का कवर। ये दिलचस्प है। अब इसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ अस, एक उदाहरण उनका, आर रिक्वायर्ड टू लिव, उस दौर की कहानी क्या है, लिव अ लाइफ ऑफ कांस्टेंट सिस्टमैटिक डुप्लिसिटी। Your health is bound to be affected if day after day you say the opposite of what you feel, if you grovel before what you dislike and rejoice of what brings you nothing but misfortune। मतलब वो कहने कि हम कैसे दोहरी जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त हैं, उस दौर की कहानी जिसमें आप जो कहना चाहते हो आप कह नहीं पा रहे, जिसकी आप आलोचना करना चाहते हैं उसके सामने आप सर झुकाने को विवश है। और ये एक हमारे दौर की, तो देखने वाली बात है कैसे एक ही दौर, एक ही एपिसोड और 3 डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, और उसके लोकेशंस भी क्या है। फिर एक लाइन ये भी कि उसके रिसेप्शन की पॉलिटिक्स क्या होती है। 1957 में ये किताब आती है, 1958 में इसे नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हो जाती है। इतनी जल्दी किसी एक किताब के नाम पर नोबेल पुरस्कार देने का अपने आप में बहुत रेयर उदाहरण होगा, क्योंकि वो उसको वेस्टर्न अप्रोप्रिएशन का बहुत बड़ा एक ये टूल मिल जाता है। जो ये वही दौर जब कोल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पे जा रहा है, 2 सिस्टम्स के भीतर लड़ाई चल रही है, एक सोशलिस्ट सिस्टम और दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट अमेरिकन वेस्टर्न सिस्टम, और उनके भीतर सिर्फ सिस्टम इकोनॉमिक लड़ाई नहीं चल रही है, मिलिट्री लड़ाई, एस्पियोनाज की लड़ाई नहीं चल रही है, कल्चरल नैरेटिव की लड़ाई चल रही है कि कल्चरली आप कैसे किसी समाज की छवि करते हैं, कौन बेहतर है कौन नहीं है। और वहां पर इमीडिएटली नोबेल प्राइज कई बार वो साइट बनता है उस पॉलिटिक्स का, हम जानते हैं इससे। इमीडिएटली 1958 में इसको कहा जाता है कि इसको अवार्ड दे दिया जाता है। पास्तरनाक को फोर्स किया जाता है उसके काउंटर में कि उस अवार्ड को डिक्लाइन करें, और कई सालों के बाद वो किताब से दोबारा रशिया के भीतर वो रद्दी के भाव भी नहीं बिकती, बंद बैन हो जाती है, बाहर छपती है और बाहर ही। तो ये पूरी पॉलिटिक्स की। तो फिर से टेक्स्ट एक दौर क्या है, उस दौर के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस किस लोकेशन से कहे जा रहे हैं, और उनकी
उनका रिसेप्शन कैसे हो रहा है, उसकी रिसेप्शन की पॉलिटिक्स क्या है, कि तीनों चीजों को ही हम जब तक थोड़ा सा संक्षिप्त ढंग से नहीं समझेंगे तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि हम इतिहास को समझ, क्योंकि हमें बार बार थोड़ा सा ये देखने की जरूरत होती है कि सिर्फ यही नहीं कि किताब के भीतर क्या कहा जा रहा है, किताब किस दौर में क्यों क्या कहने की कोशिश कर रही है, किसी इतिहास के खास दौर को लेकर के। अभी हम इन सब चीजों से आगे निकलते हैं, थोड़ा सा कोई सवाल समय नहीं है तो मैं पहले प्रेजेंटेशन पे थोड़ा बात करता हूँ, लेकिन उसके बाद अभी मैंने मैडम बावरी की बात की। ये दिलचस्प है कि ये वही दौर था, 19वीं सदी का दौर था, जब 1840s में ये किताब आती है। मैडम बावरी बहुत प्रसिद्ध फ्रेंच उपन्यास है, एक मध्यवर्गीय बुर्जुआ जिसको कहते हैं क्लास जो था फ्रांस का, उसमें एक प्रोविंशियल डॉक्टर की एक बोर अपने जीवन से बोर हुई एक महिला की कहानी है, उसके बहुत अनेक अनगिनत प्रेम संबंधों की कहानी है, उसकी मटेरियल एक्सेस की कहानी है, उसके पैशन की कहानी है, उसकी ट्रेजेडी की कहानी है। और उसके माध्यम से ये भी कहा गया कि कैसे वो अकेली औरत नहीं थी, और जब किताब आई तो इतनी कंट्रोवर्शियल हुई कि उसको बैन कर दिया गया, उस पर काफी आरोप लगे वगैरह वगैरह, कि इस तरह की महिला की छवि आप कैसे कर सकते हैं, तो पूरे मोरल ऑर्डर को जो चैलेंज करती है। और बात उस दौर में नहीं है, बाद में भी लोगों ने उसको स्वीकारा कि वो कैसे उस दौर की न सिर्फ एक क्लास की महिलाओं की उद्दाम आकांक्षाओं का एक सबसे बड़ा फेमिनिस्ट टेक्स्ट के रूप में भी उसको पढ़ा जाना चाहिए आज के दौर में। तो वही किताब जो अपने दौर में चैलेंज होकर डिस्कार्ड कर दी जाती है, बैन कर दी जाती है, वही किताब अगर उसको हम री इंटरप्रेट करें तो हमें लगता है कि कैसे वो हमें एक नया इंसाइट दे रही है। और लिटरेचर ये संभव करता है। कई बार क्लास जिस तरीके से मैंने कहा कि 19वीं सेंचुरी में खासकर जैसे इतिहास एक डिसिप्लिन के रूप में देखा जा रहा था प्रेडोमिनेंट तरीके से, उसको बार बार लिटरेचर न सिर्फ सप्लीमेंट कर रहा था, वो चैलेंज कर रहा था कि इसमें जेंडर की आइडेंटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की बात हुई थी, वर्किंग क्लास कहाँ है, सिडनी कार्टन और उसकी पूरी कहानी टेल ऑफ टू सिटीज के माध्यम से या डिकेंस के माध्यम से ये लोग कहाँ हैं, पूरी की पूरी कई तरह के वर्गों की कहानियां लिटरेचर संभव कर रहा है और लगातार डीपन कर रहा है हमारे अंडरस्टैंडिंग को। अब थोड़ा सा हम शिफ्ट ले रहे हैं और मुझे बताइएगा 20 मिनट में मैं हिंदी की बात कर दूंगा। थॉमस कार्लाइल बहुत बड़े इतिहासकार थे 19वीं सदी के, और वो दिलचस्प तरीके से डिकेंस की जो टेल ऑफ टू सिटीज के भी प्रेरणा स्रोत थे, जिसकी चर्चा अभी मैंने की। उनका हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन उसी दौर में आया था 1840s में, और जो बहुत जबरदस्त तरीके से क्लासिक इंसिडेंट हो गया था। उनकी दृष्टि क्या थी हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की? दृष्टि ये थी कि एक तो इंडस्ट्रियल, फिर से इंडस्ट्रियलिज्म का, मैकेनाइजेशन का क्रिटिक था, एक मॉरल ऑर्डर को रिस्टोर करने का आह्वान था। ये भी था कि हिस्ट्री जस्ट ऑपोजिट टू व्हाट आई जस्ट सेड। ईएसकार ने कहा कि इंडिविजुअल्स मायने नहीं रखते, कार्लाइल कहते हैं कि इंडिविजुअल हीरोइज्म ही इतिहास को संभव करता है। और उनके मार्च के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे लगातार, और इस तरीके से उन्होंने हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के सेंट्रल कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनके माध्यम से वो कहानी। लेकिन उनके कई सारे जो काम है इतिहास का, न सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन का, यूरोपियन हिस्ट्री का, इंग्लिश हिस्ट्री का, उसमें वो बार बार इस चीज को वो कह रहे हैं, और यहाँ पर इतिहास को एक नया स्लैंड देते हैं। मैंने कहा है वो देते हैं कि इतिहास सिर्फ एक फैक्चुअल असेंबलेज ऑफ थिंग्स नहीं है, जिसको कहते हैं, और एपिसोड नहीं है, वो एक कम्युनिटी की, एक नेशनल कम्युनिटी की कहानी भी है। तो अब नेशन बीच में आता है और सेंट्रल हो जाता है। वो कहते हैं कि नेशन जो है, कोई भी इतिहास हम कह रहे हैं, और ये याद रखिए कि 19वीं सेंचुरी में नेशनलिज्म अपने मॉडर्न अवतार में, जिसको हम जानते हैं आज, वो इमर्ज कर रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी के रूप में, और वो यूरोपियन नेशनलिज्म के अलग अलग मॉडल्स के रूप में भी आ रहा है। बाद में एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म के रूप में हम जानते हैं कि पूरे सिर्फ एशिया में नहीं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका 20वीं सदी तक आते आते उसकी पूरी पहुंच होती है। वो कहते हैं कि नेशनलिज्म जो है वो इतिहास की कहानी जातियों की
और जातियां जो वो कहते हैं कम्युनिटी कहते हैं, तो नेशनल कम्युनिटी की कहानी कहते हैं। और फिर वहां पर वो लिटरेचर को बीच में ले आते हैं। वो कहते हैं उसके सेंटर में लिटरेचर या पोइट्री का मतलब उसको जब इस्तेमाल करते हैं वर्ड, तो पोइट्री बिकम्स अ मेटाफर फॉर द ब्रॉडर लिटरेचर ऑफ एनी सोसाइटी। तो कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ अ नेशंस पोएट्री इज द एसेंस ऑफ इट्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, रिलीजियस। अब वो इन्वर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप किसी समाज को समझना चाहते हैं, उसके इतिहास को, राजनीति को, साइंटिफिक, रिलीजियस वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसकी पोएट्री को समझिए। अब वो बिल्कुल उसी दौर में इस बात को कह रहे हैं, अब वो बिल्कुल वो हिस्ट्री के डिसिप्लिन के बरक्स एक नया चैलेंज खड़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपको किसी समाज को समझना है तो उसकी पोएट्री के माध्यम से, उसकी लिटरेचर के माध्यम से समझना पड़ेगा। और ये वही दौर है जब मैं कह रहा था कि 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी तक ये सारे नए मॉडर्न डिसिप्लिन आ रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि एम्पायर, नेशनलिज्म भी बन रहा है, और एम्पायर्स, मॉडर्न एम्पायर्स, कॉलोनियल एम्पायर्स भी बन रहे हैं। और एम्पायर्स को सस्टेन करने के लिए जो एग्जिस्टिंग भी नॉलेज था, जो नए नॉलेज फॉर्मेशंस हो रहे हैं, उनको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। अगर इकोनॉमी, एम्पायर की इकोनॉमी को सस्टेन करना है, उसको बढ़ाना है, तो इकोनॉमिक्स पूरे डिसिप्लिन के रूप में आता है। अगर आपको समाजों को समझना है तो उसके इतिहास को एक नए डिसिप्लिन के रूप में इन्वेंट करना है, सोशियोलॉजी के नए डिसिप्लिन। अगर आपको एक हायरार्की क्रिएट करनी है कि एक कितना उभरा हुआ समाज है, जैसे मैंने कहा प्रोग्रेसिव हिस्ट्री, और एक नीचे का पीछे का समाज है जो हमारा सब्जेक्ट है, तो एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन के रूप में भी निकल कर धीरे से आता है। तो एक पूरे एक पावर का लेंस मिलता है कि आप एक जैसे माइक्रोस्कोप के तहत आप नीचे किसी कीड़े मकोड़ों को देखते हो। तो ये मॉडर्न डिसिप्लिन है, और ये वही दौर है जब लिटरेचर भी डिसिप्लिन के रूप में आता है। और इसकी कहानी यूरोप में अलग है और इन भारत जैसे उपनिवेश में अलग है। यूरोप में आता है वो लिटरेचर के बारे में, उसको एक तरफ से कह रहे हैं क्या है, लेकिन दूसरी तरफ लिटरेचर को एज अ डिसिप्लिन बहुत बाद में शामिल किया जाता है, खासकर हायर एजुकेशन में। बहुत देर तक लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसको क्या करें, क्योंकि उनको लगता है कि प्रोडक्टिव नहीं है। क्योंकि प्रोडक्टिव कौन है? इकोनॉमिक्स है, साइंस है, मैथ्स है, इससे हमारी इकोनॉमी चल रही है, समाज चल रहा है, तो लिटरेचर का हम क्या करेंगे? तो जब जब लिटरेचर हाई एजुकेशन और मॉडर्न डिसिप्लिन के रूप में आता है, तो दो वर्गों के लिए आता है यूरोप में, वेस्ट में। वो है महिलाओं के लिए और वर्किंग क्लासेस के लिए। इन दोनों को आप कुछ दीजिए पढ़ने के लिए, ताकि इनको पढ़ना है तो एज डिसिप्लिन के रूप में इनको पढ़ें। और तीसरा, कॉलोनीज में लोगों को दिया जाता है। और मैं थोड़ा सा इसलिए कॉलोनीज में क्या आता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप क्या साबित करेंगे, गो बैक टू, हम में से लगभग सब लोग जानते होंगे मैकॉले ने क्या कहा था, कि पूरी ओरिएंटल जो नॉलेज है एक शेल्फ में भी नहीं आएगी, बरक्स जो हमारा जो पूरा का पूरा वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम है, लिटरेचर है हमारा, शेक्सपियर वगैरह वगैरह, ऑल दैट। तो इनको आपको अगर एम्पायर की प्रभुता स्टैब्लिश करनी है, तो उसके लिए कल्चरल प्रभुता बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, कल्चरल। और उस तरीके से एक बाकायदा एक प्रोजेक्ट के रूप में लिटरेचर को यहाँ पे लाया जाता है, एक डिसिप्लिन के रूप में। और मुझे याद है, अभी मुझे नहीं मालूम, बहुत साल हो गए, लेकिन जब मैं भी पढ़ रहा था अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तब लिटरेचर, खासकर अंग्रेजी लिटरेचर, मैक्सिमम छात्र नहीं छात्राएं होती थी। उसकी क्रिमिनल लेगेसी भी है कि स्टूडेंट मेजॉरिटी होती थी, लड़कियां होती थी। ये अलग बात है कि उसी को आप टूल बना करके कैसे, और बाद के सब्सिक्वेंट डिकेड्स से ये भी साबित किया कि आप लिटरेचर को ही कैसे साइड ले बना करके कैसे आप चैलेंज करते हैं पावर को, कैसे आप टूल बना करके आप न सिर्फ फेमिनिस्ट राइटिंग के बदौलत, बल्कि स्ट्रॉन्ग एंड आर्टिकुलेशन ऑफ अगेंस्ट पावर, तो ये लिटरेचर ने समझ किया, ये अलग बात है। लेकिन उस दौर में ये समझा गया कि लिटरेचर एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आप टाइम एंगेज करने के लिए, जो प्रोडक्टिव नहीं है, इन लोगों को आप दीजिए। कार्लाइल जब ये एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो जैसा मैंने कहा, वो कह रहे थे कि अगर किसी नेशन की पोएट्री के माध्यम से अगर आप समझेंगे, तो उस पूरे नेशन की, कम्युनिटी की जानकारी आपको मिलेगी। शेल्टन बुलॉक तकरीबन 100 सालों के बाद, 100-150 सालों के बाद यही बात कहते हैं
वो बहुत बड़े ओरिएंटल स्कॉलर हैं, संस्कृत के स्कॉलर हैं, भारतीय भाषाओं के बहुत काम है उनका। और उनका ये कहना है कि, और ये उदाहरण मैं पढ़ता हूँ, उसको समरी में रखूंगा आपके सामने। The histories that construe the complex processes by which texts are created, that come to count as literature, जिसको हम literature कहते हैं, are like all histories, political stories with particular relevance to the self-understanding of communities, regions, nations. तो ये शेल्डन बॉलॉक 150 साल कि कोई लिटरेचर जो है एग्जैक्टली वही बात वो कह रहे हैं खास तरीके से कि वो कोई समुदाय जिसको हम लिटरेचर कहते हैं, और खासकर ऐसे किसी भी दौर में जब हम कहते हैं कि ये साहित्य है, ये नहीं साहित्य है, तो उस डेफिनेशन के पीछे एक पॉलिटिक्स है, उस डेफिनेशन के पीछे एक जद्दोजहद है कि हम उसके भीतर किसकी कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिटरेचर अब बहुत सेंट्रल रोल लेने लग जाता है कि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल कोई लव स्टोरी नहीं है, इंडिविजुअल किसी एक वर्किंग मजदूर की कहानी नहीं है, एक डकैत की कहानी नहीं है, वो एक पूरा का पूरा उसके माध्यम से आप समाजों की कहानी को भी आप समझने को देख सकते हैं। एक और दिलचस्प है ये, अब कार्लाइल देखिए 19th सेंचुरी में कह रहे हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में, ये मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, और एक हिंदी के एक माइनर राइटर थे जिनका नाम अब कोई नहीं जानता, और उस वक्त की पत्रिका में लिख रहे थे किसी महत्वपूर्ण जाति या देश के उत्थान और पतन का क्रमिक वर्णन इतिहास है। अब देखिए फिर से इतिहास और लिटरेचर आगे पीछे बार बार जा रहा है। एक और स्कॉलर्स कह रहे हैं कि लिटरेचर के माध्यम से आप देश को समझिए, और यहाँ एक व्यक्ति है वो कह रहा है कि केवल इतिहास ही वह जरिया है जिससे किसी खास जाति या किसी देश की सभ्यता के बारे में जाना जा सकता है। ये 20वीं सदी की शुरुआत के एक हिंदी के माइनर राइटर थे। अब मतलब इनको नहीं, सत्यशोधक वो सब बहुत प्रोलिफिक राइटर थे, हिंदी की पत्रिकाओं में लिखा करते थे। उन्होंने कहा, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप फिर से वही कार्लाइल वाली कहानी कि इतिहास को आपको इतिहास सिर्फ इतिहास नहीं है, इतिहास किसी जाति की कहानी है, और क्रमिक वर्णन सीरियलाइज वर्णन क्या है, और जिसके माध्यम से किसी देश के सिविलाइजेशन सभ्यता के बारे में आप जान सकते हैं। मैं जल्दी दिखूंगा ऐसे, लेकिन 2 या 3 चीजें। ये दौर है जब नेशनलिज्म, जैसा मैंने कहा 19th सेंचुरी में एक सेंट्रल आइडियोलॉजी के रूप में पूरे विश्व में ही आ चुका है, यूरोप से आता हुआ, और अब कॉलोनीज में आ रहा है लेट 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म जिसको कहते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और 20वीं सदी की शुरुआत के दौर की बात है। वहां पर हिंदी के उस दौर के एक बड़े प्रसिद्ध, वो ज्यादा बड़े एडिटर थे जिनका फिर से हिंदी वाले ही नाम जानते हैं आज, लेकिन सब जानते हैं, क्योंकि आधुनिक हिंदी को मॉडर्नाइज करने में, उसको पॉलिश करने में, राइटर्स को प्रोड्यूस करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। और सरस्वती नाम की पत्रिका थी, उसके संपादक थे वो 20 सालों तक रहे। अब वो क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रता चाहे चली जाए पर इतिहास न जाना चाहिए। वो इतिहास के बारे में कह रहे हैं, उसकी रक्षा जी जान से करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास के रक्षित रहने से खोई हुई स्वतंत्रता फिर से प्राप्त की जा सकती है, पर उसके नष्ट हो जाने पर यदि स्वतंत्रता प्राप्त भी हो सकती है तो बड़ी बड़ी कठिनाइयां झेलने पर ही प्राप्त हो सकती है। वो कह रहे हैं कि इतिहास के, वही बैक टू कार्लाइल, इतिहास के माध्यम से ही आपको आपकी स्वतंत्रता मिल पाएगी, अगर जब तक आप अपनी हिस्ट्री को नहीं जानते। तो वो ऑलमोस्ट लाइक अ गिवन फैक्ट दे रहे हो। लेकिन नाउ आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन बैक टू फिर से डिसिप्लिन की कहानी। 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी तक ये एस्टैब्लिश हो चुका था कि डिसिप्लिन के रूप में, अनुशासन के रूप में इसके अपने टूल्स हैं, इसके एक वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है, उसके स्रोत हैं, आर्काइव्स हो सकता है, वो शिलालेख हो सकते हैं, उसको इंटरप्रेट करने का तरीका हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो उस वक्त आप देखेंगे पुराण जी कह रहे थे कि आज सडनली इतिहास से बात हो रही है। 20वीं सदी की शुरुआत का एग्जैक्टली वो दौर था, 20-30-40 साल, जब इतिहास पर हर कोई लिख रहा था, बहुत कुछ लिखा जा रहा था, और हिंदी के माध्यम से तो मैं कह सकता हूँ ऐसा हिंदी की कहानी है। और कभी भारतीय भाषा में आप देखेंगे, बांग्ला में वैसे ही बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा जा रहा था, मराठी में लिखा जा रहा था, तमिल में, सब में एक ही कहानी नहीं लिखी जा रही थी। लेकिन मैं अभी हिंदी की बात कर रहा हूँ, वो भी दिलचस्प है, लेकिन सब में इतिहास को लेकर बहुत जबरदस्त ऑब्सेशन है और इतिहास को लिखा जा रहा है।
तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई स्वतंत्रता को पाना है तो इतिहास को पाना है, लेकिन अब ये रिकग्निशन है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं लेखक, लेकिन मॉडर्न डिसिप्लिन के रूप में अगर हम इतिहास को देख रहे हैं तो अब महाभारत रामायण को इतिहास आप मत समझिए, अब वो चैलेंज आ रहा है कि हम इसको कैसे समझें। इतिहास को हमें पढ़ना है तो हमको उन डिसिप्लिन के नए पैमानों को समझना पड़ेगा, और उसको लेकर बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है लोगों को कि क्योंकि हर कोई उस तरीके से न ट्रेंड है न उसका इस्तेमाल कर सकता है, तो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट तो नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, और बड़ा प्रोजेक्ट ये है कि नेशन बिल्डिंग में इतिहास को हम कैसे रख रहे हैं, उसके केंद्र में कैसे रख रहे हैं। तो उसी दौर के एक दूसरे बहुत बड़े लेखक थे श्याम सुंदर दास, वो कह रहे हैं कि, और वो अंग्रेजी में यहाँ कोट है लेकिन हिंदी में मेरे पास है, वो कह रहे हैं कि पुरातत्व तो प्राप्त भौतिक पदार्थों अथवा उनके अवशेषांशों के आधार पर ही केवल प्राचीन समय का इतिहास उपस्थित करता है। प्राचीन जातियों के मानसिक विकास का ब्यौरा देने में वह असमर्थ है। भाषा विज्ञान इस अभाव की भी पूर्ति करता है। लिंग्विस्टिक साइंसेस भाषा विज्ञान की बात वो करते हैं, जिसका मतलब साहित्य। वो कहते हैं अब वो हिस्ट्री जो मॉडर्न डिसिप्लिन है उसकी कमियों की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जो है ये हमें फैक्ट्स दे रहा है, मटेरियल प्रोग्रेस किसी समाज का क्या हुआ, इकोनॉमी क्या थी, सोसाइटी क्या थी, बैटल्स क्या हुए वगैरह वगैरह, लेकिन उस समय में लोगों की मानसिकता क्या थी ये कहानी उसके माध्यम से नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें लिटरेचर का सहारा लेना पड़ेगा। लिंग्विस्टिक साइंसेस ब्रॉड वो कह रहे हैं, लेकिन वहीं पर बैक टू पोएट्री, तो यहाँ पर वो कहानी फिर से आती है कि पोएट्री कैसे फिर सेंट्रलाइज होती है और उसके एजेंडे में क्या क्या चीजें आती हैं। एक एजेंडा ये है जो लेट 19th सेंचुरी से 20वीं सदी और फिर हम अभी की बात कर रहे हैं। कहानी लंबी है और हमें बार बार ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम कोई बात कहते हैं, जैसे हमें लगता है कोई नई चीज कही जा रही है, चाहे वो धुरंधर के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से, हर कहानी की एक लेगेसी होती है। और एक लेगेसी ये थी जो 1900 में ये उपन्यास आया था, एग्जैक्टली जो उस दौर के बड़े पॉपुलर राइटर थे किशोरी लाल गोस्वामी। आज हिंदी के भी कम ही लोग उनका नाम जानते होंगे, और मुख्यतः वो हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखने के लिए जाने जाते थे। ये भी दिलचस्प है कि सबसे पहले जो नॉवेल्स लिखे गए, हम बात कर रहे हैं कि बहुत तरह के जॉनर्स होते हैं, ठीक है, सोशल रोमांस ये वो फलाना, लेकिन सबसे पहले जो नॉवेल लिखे गए वो हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे गए, और वो वॉल्टर स्कॉट सिर्फ वेस्ट में नहीं हुए। भारत में सबसे हिस्टोरिकली जो माना जाता है कि सबसे पहला उपन्यास जो कोई लिखा गया गुजराती में कारण खेलो 1859 या 58 में लिखा गया, वो एक ऐतिहासिक उपन्यास था। तो उपन्यासों में भी ऑब्सेशन जो है हिस्टोरिकल नॉवेल्स का सबसे बड़ा, और लगातार आप देखेंगे बंकिम चंद्र के बारे में हम जानते हैं। ऐसा नहीं कि कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स नहीं लिखे जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम। जो बाढ़ आपको दिखती है ऐतिहासिक उपन्यासों की बहुत जबरदस्त तरीके से दिखती है। किशोरीलाल गोस्वामी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमान तो बहुत कट्टर हैं, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है मिडिवल पीरियड की, और मैं उसको समराइज कर रहा हूँ, वो अपने लेंस से लिखी, उन्होंने बहुत सारी चीजों को हटा दिया है, बहुत सिलेक्टिव हिस्ट्री लिखी है, इसलिए उससे जो मैं कहना चाहता हूँ वो संभव नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए हमने अपने बनाए उपन्यास में ऐतिहासिक घटना को गौण यानी माइनर और अपनी कल्पना को मुख्य रखा है, अपने इमेजिनेशन को। और कहीं कहीं तो कल्पना के आगे इतिहास को दूसरे ही नमस्कार भी कर दिया, कहा कि इतिहास अपनी जगह, हम तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट है। क्या तारा तारा उपन्यास, तारा उपन्यास है, वो एक पूरा प्रोजेक्ट कह रहे हैं कि हम अब कल्पना इतिहास हम नहीं मानते, हम अपनी कहानी कहेंगे, उसमें अपनी इमेजिनेशन का काम नहीं। व्हाट्सएप और 1900 में तारा वही बात कह रहा है एग्जैक्टली। ये बहुत दिलचस्प है कि हर कहानी की एक जीनियोलॉजी होती है, और ये जीनियोलॉजी ये भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जीनियोलॉजी है, लेकिन जीनियोलॉजी में लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि एक जीनियोलॉजी नेशन बिल्डिंग में एक जीनियोलॉजी ये भी आ रही है। हम बात कर रहे हैं कि लिटरेचर को कैसे सेंट्रलाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लिटरेचर के माध्यम से कहा जा रहा है कि किसी समाज की सभ्यता की बात होगी, और जब तक हम समाज की श्रेष्ठता की बात को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक हम एक कल्चरल सुपीरियरिटी के आर्गुमेंट को नहीं बिल्ड कर सकते। अगर पूरी लड़ाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ भारतीय सभ्यता को इस्टेब्लिश करने की है, तो उस कल्चरल सुप्रीमेसी को कैसे इस्टेब्लिश करें? लिटरेचर से, पोएट्री से, कल्चर से, क्योंकि शेक्सपियर के बनाम का कालिदास तुमको रखना पड़ेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आज भी
हिंदी के छात्रों के लिए और हिंदी के अध्यापकों के लिए सबसे ऑथेंटिक लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ हिंदी माना जाता है टेक्स्ट। 1929 में प्रकाशित हुआ था एज अ प्रेफेस, पार्ट ऑफ अ प्रेफेस, भूमिका के रूप में। ये किताब अपने आप में भूमिका के रूप में लिखी गई थी, जो मल्टी वॉल्यूम हिंदी शब्द सागर, जो हिंदी का, ये वही दौर जब हिंदी को, जैसा मैंने कहा, सभी जिन भाषाओं को हम मानकर चलते हैं कि कितनी हजार साल पुरानी है, ये सारी भाषाएं छापे की संस्कृति के आने के बाद मॉडर्नाइज हो रही हैं, स्टैंडर्डाइज हो रही हैं, उनका ग्रामर लिखा जा रहा है, उनकी लेक्सिकन लिखी जा रही है, वोकैबुलरी एस्टैब्लिश हो रही है। तो उसी में एक पूरा प्रोजेक्ट था हिंदी शब्द सागर मल्टी वॉल्यूम, जिसको एडिट किया रामचंद्र शुक्ल ने, जो बहुत बड़े हिंदी के स्कॉलर थे और आज भी माने जाते हैं कि सबसे बड़े स्कॉलर्स में रहे। उन्होंने उसके प्रेफेस भूमिका के रूप में ये बहुत बड़ा वॉल्यूम लिखा और उसमें क्या किया, उसको उन्होंने 900 सालों में हिंदी की कहानी, मॉडर्न हिंदी जिसके रूप में हम जानते हैं, वो सिर्फ 19वीं सदी के उत्तरार्ध से कही कहानी, वो 900 साल पीछे जाकर अपभ्रंश से लेकर पूरी जीनियोलॉजी बनाते हैं। कहते हैं कि हिंदी का इतिहास जो है 900 सालों का गौरवशाली इतिहास है, और वही वो इतिहास है जो इस देश के इतिहास के सेंटर में, नींव में है। और उसमें वो फिर तुलसीदास को बहुत सबसे एपिटोम के रूप में देखते हैं कि रामचरितमानस को एस्टैब्लिश करते हैं वो। यहाँ भी वो इनके दो बड़े महत्वपूर्ण लेख हैं, साहित्य क्या है, कविता क्या है, माफी कविता क्या है, और एक और, हाँ, उसमें वो एस्टैब्लिश करते हैं कि कविता एस्थेटिक प्लेजर के रूप में सिर्फ नहीं है। कविता जो है किसी, फिर से वही बात कि किसी कम्युनिटी की कहानी कहने का जरिया है, किसी समुदाय की कहानी कहने का जरिया है। और वो तो बार बार नेशन, पोएट्री और कम्युनिटी, ये तीनों गुथ रहे हैं आपस में, और इन तीनों की पॉलिटिक्स बार हो रहा है। इससे ऐसा नहीं कि हिंदी में हो रहा है। तो सॉरी, मैं ऐसे आता हूँ, और एक लिटरेरी कैनन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। उसमें जैसा मैंने कहा कि तुलसीदास को एक बहुत बड़े सबसे एपिटोम के रूप में देखते हैं, और उसी में कबीर को एक माइनर पोएट के रूप में कहते हैं कि ही इज नॉट अ पोएट ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको बाद में कुछ दशकों के बाद ही हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी के दूसरे बड़े स्कॉलर थे, चैलेंज कहते हैं कि वो जिसकी पूरी पीपल्स ट्रेडिशन की जो कविता की जो पॉलिटिक्स है, उसमें कबीर को आप एस्टैब्लिश किए बिना हिंदी का पूरे इतिहास को, तो ऐसा नहीं कि एक ही तरह का इतिहास लिखा जा रहा है, उसको बार बार चैलेंज भी किया जा रहा है। और इसको भी हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि एक कहानी कह दी गई तो वो एस्टैब्लिश हो गई, वो कैनन, वो अपने तरीके से वो पूरे जीनियोलॉजी बना रहे हैं, कैनन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। मुश्किल से 15-20 सालों के बाद 1936 से 39 में किताब आती है कबीर मेरे ख्याल में, पहला वॉल्यूम, पहला जो एडिशन आता है का, मुश्किल से 10 साल के भीतर वो आता है। और वो द्विवेदी इसको बड़े तरीके से चैलेंज करते हैं कि नहीं, आप एक पूरी दूसरी परंपरा को भूल रहे हैं जिसको और कबीर को एस्टैब्लिश की जाने की जरूरत है। इसमें मैं 5 मिनट लूंगा इस स्लाइड पे, बहुत दिलचस्प स्लाइड है, और जिस पर आप में से कितने लोगों ने भारत भारती का नाम सुना है? सुना है आपने? तो हिंदी वालों को छोड़, ये 1912 में एक एपिक महाकाव्य के रूप में मैथिली शरण का नाम सुना होगा आप में से कुछ लोगों ने। हिंदी के बहुत बड़े पहले बड़े आधुनिक कवि के रूप में उनको माना जाता है, और 1912 में ये प्रकाशित हुआ ये महाकाव्य। उससे पहले वो 1909 से प्रकाशित होना शुरू हो गया था, उसी सरस्वती पत्रिका में जिसका मैं जिक्र कराया हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और सीरियलाइज्ड फॉर्म में पत्रिका में सीरियल के रूप में आता रहा। और वो महाकाव्य इतना पॉपुलर हुआ, और वो कहानी क्या है? वो कहानी ये है कि इस पूरे देश के वही इतिहास की कहानी है, आर्य सभ्यता के उत्थान और पतन की कहानी, कि कैसे इस पूरे देश की कहानी कही जाए उसके माध्यम से। और उसकी शुरुआत ही वहां से करते हैं, वो बहुत क्लासिक लाइन से, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज विचारें ये समस्याएं सभी। यहाँ से वो शुरुआत ही करते हैं, और पूरी की पूरी कहानी और क्या होंगे अभी, एक पूरा नेशनल नैरेटिव के रूप में। और वो सिर्फ यही नहीं कि वो कविता लिख रहे हैं, रिसेप्शन, वो कविता और महाकाव्य इतना पॉपुलर होता है कि वो मंदिरों में उसका पाठ होता है, कांग्रेस की मीटिंग्स में पाठ होता है, सुबह में उस दौर में कांग्रेस की प्रभात फेरियां लगती थी अलग अलग गाँव गलियों मोहल्लों में, उसका लोग पाठ करते हुए जाते हैं। तो उसका एक पॉपुलर एक पूरा का पूरा रेडिशन जबरदस्त तरीके से होता है। तो वो प्रिंट से निकल के एक पूरा ओरल ट्रेडिशन में चली जाती है पूरी डिजिटल प्रोग्राम।
और कहानी का पूरा सेंटर वही है कि आर्य सभ्यता का पूरा की पूरी कहानी, जिसको कहते हैं कि कैसे एक ग्लोरिफाइड इंडिया था, एंशिएंट इंडिया, जो कि पूरा का पूरा आर्य सभ्यता, जिसका विघटन शुरू हुआ पहले बौद्ध धर्म के आने से, और वो पहले वो बौद्ध धर्म को जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर कहते हैं कि उसके बाद तो लॉजिकल था कि उसके बाद मुगल काल का आना ही था और उसने उसको भी खत्म कर दिया वगैरह, और उसके बाद अब हमारे सामने वो कहते हैं, लेकिन ये है कि आज जिस समाज में हम हैं, और वो एक समरसता का लाइन लेते हैं और कहते हैं अगर हमें आज के समाज को देखकर आगे चलना है तो सब कैसे मिलकर आगे चलाएं। लेकिन उसकी बुनियाद में एक हिंदू स्वर्णिम युग, आर्य सभ्यता के स्वर्णिम युग का इन्वोकेशन है, और उसके माध्यम से वो कहते हैं कि इस देश को फिर से बनाने की जरूरत है, और वो पॉलिटिकल टूल के रूप में डिप्लॉय होता है। और जबरदस्त, जैसा मैंने कहा, रिसेप्शन की कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ यही नहीं कि टेक्स्ट में क्या कहा जाता है, लेकिन यहाँ दिलचस्प है कि यहाँ सिर्फ रिसेप्शन नहीं, प्रोडक्शन की कहानी बहुत दिलचस्प है। वो क्या प्रोडक्शन की कहानी है? कहानी ये है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनकी बात में कराया, ये 5 लोगों की मंडली थी जो उस जमाने के बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे। एक खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक राजा रामपाल सिंह थे जो बहुत जाने माने, इनको आज कोई नहीं जानता है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो एक काला कंकर एक जगह है, उसके राजा थे, और वो खुद एक बहुत बड़ी पत्रिका निकालते थे, भारत मित्र, और बहुत सारे पब्लिकेशंस, बहुत सारे हिंदी राइटर्स को पेट्रोनाइज करते थे। राय कृष्णदास थे उस दौर के बड़े एक लेखक थे, और 2 नाम मैं बोल रहा हूँ। इन सब ने मिलकर तय किया कि हमें एक इस देश को अगर एक नेशनल मूवमेंट की तरफ बढ़ाना है तो एक क्लासिक टेक्स्ट, मॉडर्न क्लासिक टेक्स्ट देने की जरूरत है, और उसको लिखे जाने की जरूरत है। तो एक वो, उसके लिए एक यंग नॉविस, वो तब बहुत यंग युवा थे और मुश्किल से 20-25 साल की उनकी उम्र थी, और उसको उन्होंने चुना, और बाकायदा उनकी अप्रेंटिसशिप में इन लोगों ने मिलकर उनको, बट उनमें इनकी प्रतिभा थी, कहा कि तुम इस तरीके से इस पूरी कहानी को लिखो। उनको टेक्स्ट दिया गया, उनको एक नरेशन का पूरा ये दिया गया कि ऐसे इसको लिखना है, ये खास छंद का इस्तेमाल करना है, हर गीति का छंद। अगर आप उस दौर के लेटर देखेंगे तो वो बोलते हैं इस छंद का इस्तेमाल करोगे तो उसमें ओज की भावना आएगी वगैरह वगैरह। एक पूरा प्रोडक्शन था, तो एक पूरे एक प्रोडक्शन के एक प्रोसेस के माध्यम से वो टेक्स्ट निकलता है, और उसके बाद उसका विज्ञापन भी ऐसे ही दिया जाता है कि आप जो कोई भी इसको पढ़ेगा वो इस देश के बारे में अभिभूत हुए बिना नहीं रह पाएगा, इस देश के बारे में सोचने से बुरे बिना नहीं रह पाएगा वगैरह। वो किताब फिर जैसा मैंने कहा एक बाकायदा प्रोजेक्ट के तहत लिखवाई जाती है, और वो सक्सेस भी होती है, और इतनी सक्सेसफुल की वो है। लेकिन ये दिलचस्प है कि इसका प्रेरणा स्रोत भी एक है, और वो है मुसद्दस, जो उर्दू का टेक्स्ट है। 1879 में ये किताब, वो भी एक जर्नल से पहले प्रकाशित हुई, और इसको भी अल्ताफ हुसैन हाली, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े उर्दू के शायर और राइटर और क्रिटिक थे। उनका एक मुकदमा और शेर व शायरी भी बहुत फेमस, उनकी मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म की किताब मानी जाती है। गालिब के स्टूडेंट थे, और उनकी अपनी मेमोयर जो बहुत जबरदस्त है, यादगार गालिब, वो भी पढ़ने लायक है। अल्ताफ हुसैन हाली ने, यहाँ वो दिलचस्प है, सर सैयद अहमद खान के कहने पर मुसद्दस लिखा, और मुसद्दस क्या था? मदद जबरो इस्लाम, राइज एंड फॉल ऑफ इस्लाम। और वो किताब एक कल्ट किताब मानी जाती है, जिसके बारे में खुद सैयद अहमद खान ने कहा, और वो खुद एक मर्सिया, 17th सेंचुरी स्पेनिश अंदलूसिया, मर्सिया या अंदलूसिया किताब है, उससे प्रभावित थी, उससे बोरो की हुई थी। जो उर्दू में विधा थी शहर अशोक की, मर्सिया की, उस विधा को लेकर को चलते हैं। तो कैसे, और उससे, लेकिन इसका टेनर बिल्कुल डिफरेंट है। और इसका टेनर कैसे डिफरेंट है? इसमें वो कहते हैं कि यहाँ वो खुद बात मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हाँ, दिस पोएम हैज नॉट बीन कंपोज्ड इन ऑर्डर टू बी एंजॉयड और विद द एम ऑफ एलिसिटिंग अप्लॉज, बट इन ऑर्डर टू मेक माय फ्रेंड्स एंड फेलोज फील अ सेंस ऑफ शेम। ये हाली अपने प्रेफेस में ये बात कहते हैं कि एक शोक की एक कविता है। तो ये टेनर का डिफरेंस है। जहां गुप्त उसको एक ओज की कविता के रूप में एकदम, उसमें वो भी कहते हैं कि हमारा विघटन हुआ, गिरा हुआ, लेकिन उनका एक नेक्स्ट, और यहाँ पे एक पूरे मॉरल ऑर्डर के डिके की कहानी हो जाती है। तो
इंस्पिरेशन, दो सो कॉल्ड राइवल कम्युनिटीज एक दूसरे से कैसे इंस्पिरेशन ले रही हैं, लेकिन वो टेनर कैसे बदल के कहीं और उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल कैसे कर रही है। ये बहुत दिलचस्प कहानी है। कैसे ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, उसी वक्त के इतिहास को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। 1879 में और 1912 में जब ये फाइनली एपिक हिंदी कविता आती है, उस दौर के इतिहास को अब कैसे बनाने में संभव कर रहे हैं, एक हिंदी के एक बड़े महाकाव्य के माध्यम से और उर्दू के एक महाकाव्य के माध्यम से। ये बहुत दिलचस्प है इस चीज को देखना। मैं थोड़ा जंप कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं। मैं 3 चीजों पर अब सिर्फ आऊंगा, कुछ और क्विकली बात करूंगा उसमें। हमें से कितने लोग राधे श्याम कथावाचक का नाम जानते हैं? किसी ने सुना है? आप बता सकते हैं, आप चाहे और कोई नहीं। बहुत बड़े कथावाचक थे रामायण के, और उनकी खड़ी बोली में लिखी गई राधे श्याम रामायण 25 वॉल्यूम में 1920 के दौर से लिखी गई, और लगातार वो कल्ट क्लासिक मानी जाती है। और वो इतनी पॉपुलर थी कि उसके दुनिया भर से मतलब पूरे भारत के हिंदी प्रदेशों में उसका मंचन होता रहा। और आज भी बरेली के आसपास जहाँ के वो रहने वाले थे, अगर आप जाएंगे तो आज भी खड़ी बोली, क्योंकि बाकी इलाकों में जब रामलीला जब होती है तो रामायण तुलसीदास की रामचरितमानस के माध्यम से होती है। बरेली के इलाकों में उसके आसपास राधे श्याम रामायण के माध्यम से ही रामलीला कही जाती है, खड़ी बोली में रामलीला कही जाती है, वो अवधि में नहीं कही जाती है। ये उस दौर के पारसी थिएटर जो लेट 19th सेंचुरी से आता है, वो 20वीं सदी के शुरुआत के 3 बड़े पारसी थिएटर के नाटककारों में से एक बड़ा नाम थे। एक ये थे, एक दूसरे थे नारायण प्रसाद बेताब, और तीसरे बड़े जाने माने नाम थे आगा हर्ष कश्मीरी। और इन तीनों ने मिलकर कहा जाता है बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ पारसी। और इन्होंने इनका ज्यादातर नाटक मिथोलॉजिकल और पुराणों के आधार पर, वीर अभिमन्यु, उत्तरा वगैरह वगैरह बहुत तरह की, और हिंदी में भी उर्दू में भी राधे श्याम रामायण उर्दू में भी लिखी गई, और ये भी दिलचस्प है, सिर्फ हिंदी में नहीं लिखी गई। 2 एडिशंस खुद राधे श्याम कथावाचक ने लिखे, और वो इतने पॉपुलर हुए कि कांग्रेस ने अगेन बैक टू नेशनलिज्म में कैसे इसका बार बार इस्तेमाल होता है। कांग्रेस के अधिवेशनों की शुरुआत इनके पाठ से होती थी, आखिर में होती थी, नाटकों का मंचन होता था। मोतीलाल नेहरू ने 21 दिन तक इनका अपने घर पे इनका पाठ करवाया था। इस तरह की कई कहानियां बहुत दिलचस्प है कि पार्ट ऑफ फोकलोर। वो इतने पॉपुलर थे कि प्रेमचंद अपने उपन्यास गबन, जो उनका काफी जाना माना उपन्यास है, उसमें एक जगह उन्होंने जिक्र किया है उस दौर को लिखते हुए कि शहर में राधे श्याम का नया नाटक आया था, जिसको लेकर भीड़ फूट पड़ रही थी, और 3 एक हफ्ते पहले से लोगों ने अपने टिकट बुक करवा रखी थी। तो वो मतलब पॉपुलैरिटी थी, जिसको कहते हैं आप, मतलब इस तरीके से। तो अब उस रामायण ने एक नए तरीके से ट्रेडिशन को रीइन्वेंट करके, और जिसकी भाषा ही बहुत दिलचस्प है, मैं सिर्फ भाषा पे बात करूंगा। अब जैसे उसकी भाषा देखिए, हम जिसको कहते हैं हिंदी भाषा, जिसको हम देखते हो, ये 1920-25 की भाषा है। थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मनचली सी, उसके जेब में कुछ काम न था, फिरती वो वहां बावली सी। और जिस भाषा को हम हिंदी के रूप में जानते हैं, और इस भाषा को देखिए कितनी दिलचस्प तरीके से एक दूसरे करण में भाषा कर रहा है। ये अलग बात है कि 1930-40 के आते आते जब राधे श्याम रामायण को सिर्फ रामायण के माध्यम से ही, सिर्फ रामायण जैसे मैंने कहा उन्होंने लिखे, बहुत सारे नाटक लिखे, तो इतने ज्यादा वो खुद अमीर हो गए कि वो अपना प्रेस बना के उसी से छापने लगे। और बाद में ऑल इंडिया रेडियो जब आजादी के बाद, वो 1970 के आसपास उनका निधन हुआ, 60-70 के आसपास, तो ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने उसका पाठ किया, मतलब बहुत सारा उन्होंने पैसा कमाया। लेकिन 40-50 के दौर में जब वो सांप्रदायिक माहौल बनने लगा, तो उन्होंने खुद से उसकी एडिशन में कई जगह चेंजेस किए, उसकी भाषा में चेंजेस किए। ये भी आपको उस दौर की कहानी बताता है। तो अब उसी में शुरुआत में जो पुष्प वाटिका का ही वर्णन है, उसमें एक जगह है कि इत्तिफाकिया नजर से गुजरा एक मुकाम, और जब अगले एडिशन में आप जाएंगे तो उसके बाद उसको उन्होंने बदल दिया है, अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम। भाषा कैसे बदलती है और साहित्य कैसे आपकी भाषा की स्मृति को रीराइट करने का काम करता है, वो भी बहुत दिलचस्प है अगर उसको देखें हम थोड़ा सा। तो आखिरी में प्रेमचंद की बात हुई,
नेशनल कम्युनिटी, साहित्य और इतिहास, तीन चीजों की बात लगातार हम कर रहे हैं, खासकर लेट 19 से अर्ली 20th सेंचुरी। और सिर्फ हिंदी के संदर्भ में नहीं है, भारतीय भाषाओं के संदर्भ में नहीं, हम ये भी बात कर रहे हैं कि कैसे यूरोप में भी पोएट्री को देखा जा रहा है, इस्टेब्लिश किया जा रहा है, लिटरेचर को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इतिहास और ऐतिहासिक श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए, सामुदायिक श्रेष्ठता स्थापित करने के एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में। लेकिन वो किसकी कहानी कह रहा है, बार बार ये सवाल है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैंने कहा कि उन्होंने एक लेगेसी की 900 साल की कहानी, रामायण के माध्यम से कहानी लेगेसी हुई, कुछ और भी थी जो मैंने स्किप किया, समय नहीं है। जयशंकर प्रसाद उसी दौर के बहुत बड़े नाटककार, कवि थे, छायावाद के सबसे बड़े। उन्होंने चंद्रगुप्त के 3 वर्जन लिखे। चंद्रगुप्त 1909 में एक लेख लिखा, 1912 में कल्याणी परिणय नाम से एक एकांकी नाटक लिखा, और फाइनली 1931 में 20 सालों के बाद एक पूरा का पूरा बड़ा नाटक लिखा जो कि क्लासिक माना जाता है। तो आप एक ऐतिहासिक लेख से एक बड़े नाटक तक इतिहास साहित्यिक विधा की यात्रा कैसे करते हैं, एक ही सिविलाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में प्रसाद की बहुत दिलचस्प कहानी है, उसको कंपैरेटिव ढंग से देखा जाना चाहिए। इस पूरे ट्रेडिशन को बार बार चैलेंज करने के भी दौर पर यहाँ पर प्रेमचंद आते हैं। प्रेमचंद प्रेमाश्रम पे मैं बाद में आऊंगा। प्रेमचंद आते हैं, जबकि प्रेमचंद की शुरुआत सोजेवतन जो हम जानते हैं, जो पहला उनका कहानी संकलन है जिसको प्रतिबंधित किया गया था, उसकी कई कहानियां ऐतिहासिक कहानियां हैं। और वो खुद एक तरह से कहीं इसके बारे में कहा कि शुरुआत में ज्यादातर लोग ऐतिहासिक उपन्यास या ऐतिहासिक कहानियां ही लिख रहे हैं, लेकिन वो खुद शिफ्ट करते हैं, और बाद में वो ऐसे शिफ्ट करते हैं कि वो बहुत उनको एक इसको कहते हैं वितृष्णा, एक अजीब सी वितृष्णा सी आती है। वो प्रसाद की क्रिटिसिज्म करते हैं, कहते हैं क्या बार बार वही पैलेस इंट्रीग, वही महलों के षड्यंत्र, वही कील कांटे, वही तरह के बार बार वही फॉर्मूला इस्तेमाल करके वही चीजें कर रहे हैं। अपने समय के बारे में लिखिए, अपने लोगों के बारे में लिखिए, और वो पूरी लड़ाई चलती है। जबकि प्रसाद कह रहे हैं कि मैं एक भारतीय सभ्यता के इस और उनके रामायणी जो महाकाव्य है, मैंने भारती की बात की, रामायणी को फार मोर सोफिस्टिकेटेड महाकाव्य के रूप में कहा जाता है। वो देखता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्सेस इंडियन सिविलाइजेशन की पूरी लड़ाई के रूप में उसको देखा गया है, वगैरह वो पूरी लड़ाई चल रही है। लेकिन प्रेमचंद कहते हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जो है आज की लड़ाई है, और उसमें उस ट्रैक में हम आएंगे तो फिर हम आज की लड़ाई भूल जाएंगे। और वहां पर वो अपना खुद ट्रैजेक्टरी बदलते हैं, और उनका पहला बड़ा उपन्यास जिसको माना जाता है वो आता है 1922 में। किस 22 में आता है? उस दौर में जब असहयोग आंदोलन अपने पीक पर था, प्रेमाश्रम, और उसके सेंटर में वो रखते हैं एक किसान को। 1936 में उनका आखिरी जो माना जाता है गोदान, जो क्लासिक है, मैं वहां तक नहीं जा रहा हूँ, गोदान तक की कहानी 14 साल की यात्रा में वो बहुत सारे उपन्यास लिखते हैं, बहुत लोग, और सारे क्लासिक उपन्यास उनके माने जाते हैं। लेकिन जब वो प्रेमाश्रम लिखते हैं तो असहयोग आंदोलन की कहानी लिखते हैं, एक जमींदार परिवार के एक हीरो की कहानी लिखते हैं, उसकी कमियों को बताते हैं, कैसे जमींदार परिवार का नायक हीरो नहीं हो सकता है हमारा, और एक उसके केंद्र में किसान की कहानी, दलितों की कहानी। और इसीलिए ये बहुत दिलचस्प है, वो कहते हैं ये शालिग्राम है, और यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारी कहानी का है, अपने भक्तों पर बड़ी दया रखते हैं। शालिग्राम जानते होंगे आप, जो जिसका काफी धर्म में पूजाओं में इस्तेमाल किया जाता है, सदा उनकी रक्षा किया करते हैं। इन्हें मोहन भोग बहुत अच्छा लगता है, कपूर और धूप की महक बहुत अच्छी लगती है। पूछो मैंने इनकी कौन सेवा नहीं की। आप सत्तू खाता था, बच्चे चमेना खाते थे, इन्हें मोहन भोग का भोग लगाता था। इनके लिए जाकर कोसों से फूल और तुलसी दल लाता था। अपने लिए तंबाकू चाहे ना रहे, पर इनके लिए कपूर और धूप की फिक्र करता था। इनका भोग लगा के तब दूसरा काम करता था। घर में कोई मरता ही क्यों ना हो, पर इनकी पूजा अर्चना किए बिना रहता कभी नहीं होता था। कोई दिन ऐसा ना हुआ कि ठाकुर द्वारे में जाकर चरणामृत न पिया हो, आरती न की हो, रामायण का पाठ न किया हो। यह भक्ति और श्रद्धा क्या इसलिए कि मुझ पर जूते पड़े, हक न हक मारा जाऊं, जमार बनूं? धिक्कार मुझ पर जो फिर ऐसे ठाकुर का नाम हो, जो इन्हें अपने घर में रखूं और फिर इनकी पूजा करूं। यहाँ एक बड़ा एक शिफ्ट करते हैं, और ये आमतौर पर लोग मानते हैं कि प्रेमचंद 1936 गोदान तक आकर उनका डिसइल्यूजन होता है। लेकिन आप देखिए कि वो जर्नी 1922 से ही शुरू हो जाती है, और वो जर्नी शुरू हो जाती है कि कैसे कौन है जिस नेशनल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं उसके केंद्र में कौन है, किसान कहाँ है, दलित कहाँ है, अछूत कहाँ है। और ये जिसकी बात में कह रहा है कि एक ही कहानी नहीं है, एक ही दौर की कई तरीके से कहानियां कही जा सकती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी कही जा सकती है, रशियन रेवोल्यूशन की भी कही जाती है,
और भारतीय सभ्यता की भी कही जा सकती है। 2 स्लाइड और उसी तरह महादेवी वर्मा 1931 में, हम जानते हैं हिंदी की सबसे बड़ी कवियों में से, कवित्रों में गिना जाता है, छायावाद की एक बड़ी पिलर। मैं नीर भरी दुख की बदली, सबने बचपन में पढ़ा होगा कि कितना एक दीनहीन एक महिला की तस्वीर पेश है, लेकिन वही महिला जब चांद पत्रिका के संपादिका के रूप में जब अपने एडिटोरियल्स लिखती है, जो बाद में श्रृंखला की कड़ियां के रूप में प्रकाशित होती है, तो वो एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट, मॉडर्न फेमिनिस्ट टेक्स्ट के रूप में वो इस्टेब्लिश होती है। वो तो कहते हैं कि इस नेशनलिज्म में, इस नेशन में महिला कहाँ है, और ये वो महिला है क्या जिसकी बात हम आमतौर पर पढ़ते देखते आए हैं। और आखिर में ये है राहुल सांकृत्यायन, आपने से कई लोगों ने इनका नाम सुना होगा, बहुत बड़े फिर हिंदी के राइटर, और उनकी अपनी यात्रा बहुत दिलचस्प रही। तो उनका उपन्यास 1940-41 के आसपास आता है, ये वोल्गा से गंगा, जो क्लासिक माना जाता है, जो 1000 सालों की, 5000 सालों की कहानी शुरू करता है वोल्गा के किनारे। हम जानते हैं रशिया में वोल्गा नदी है, और भारत तक आता है कंटेम्प्रेरी दौर तक 20 स्त्रियों के माध्यम से बदलते समाज की तस्वीर। तो वो सिर्फ स्त्रियों की कहानी नहीं, उसके माध्यम से नेशन की बाउंड्री को चैलेंज करते हैं, समाज की पूरी कहानी कहते कहते कि इसके माध्यम से, इनके पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा कि सिर्फ एक नेशन की कहानी नहीं है, कौन कहानी कह रहा है, उसके लोकेशन से आप पूरे देश की बाउंड्रीज तोड़ते हुए पूरे समाज की कहानी, पूरी दुनिया की कहानी कह सकते हैं, और यहाँ तक उनकी यात्रा समाप्त होती है। अब मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, मुझे मालूम मैंने बहुत समय ले लिया, तो लेकिन कुछ सवाल है जो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से सवाल पूछ सकता हूँ। बहुत शुक्रिया अविनाश। मैं जानता हूँ कि अभी हम कम से कम और आधा घंटा सुन सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताया गया संपादकों के द्वारा आज के कि आप लोगों की आदत है 1 घंटे की, लेकिन आजकल नौजवान रील देखते हैं 1.5 मिनट। तो मुझसे कहा किसी ने कि आप 1.5 मिनट में अपनी बात कह सकते हैं, आपकी चुनौती है। हमने कहा हम 1.5 मिनट वालों को 1 घंटे तक लाना चाहते हैं, 1.5 घंटे, तो बीच में कहीं आएंगे तो 1 घंटा। तो मैं, मेरे सर के पीछे भी आंख है, तो वहां से मैं देख रहा था कि कुछ लोग मोबाइल पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि मोबाइल में बड़ी ताकत होती है, वो खींच ही लेता है। और आपने देखा यहाँ एक साहब थे, वो बार बार बाहर जा रहे थे, तो मोबाइल को बाहर ले रहा। आपके सामने साक्षात मनुष्य बैठे हुए हैं, तो कुछ बोल रहे हैं, मेहनत करके आए, लेकिन मोबाइल खींच रहा है, बाहर ले रहा, बाहर आ रहा। तो अब आपकी बारी है, अगर कुछ सवाल हो। अविनाश, डॉक्टर अविनाश ने जो बात कही, आखिर में 3 सवाल इन्होंने रखे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। हिंदी साहित्य क्या कहता है, कौन सा किस्सा सुनाता है जो इतिहास नहीं सुना सकता, यानी इतिहास की किताब जिसको नहीं सुना सकती। इतिहास की किताब रोमिला थापर लिख रही हैं, बिपिन चंद्र लिख रहे हैं, अविनाश कुमार लिख रहे हैं, सलील मिश्रा लिख रहे हैं, और अविनाश जी पूछ रहे हैं इतिहासकार के तौर पे कि हिंदी साहित्य क्या कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। दूसरी किताब ये कहते हैं कि आज जो हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास की किताब, उनमें क्या छूट जाता है जिसको साहित्यिक रूप वापस हासिल कर सकते हैं। कविता हो, नाटक हो, उपन्यास हो, क्या हासिल है। दूसरा कि आप अगर क्या इस बात पर विचार कर सकते हैं और एक वाक्य में बता सकते हैं कि साहित्य इतिहास को जानने का एक विश्वसनीय जरिया हो सकता है या नहीं हो सकता। ये 3 प्रश्न। तो ये 3 प्रश्न तो अविनाश जी ने आपके सामने रखे हैं, लेकिन अब आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो अविनाश जी से कर सकते हैं, और इसमें कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है, कोई भी सवाल कर सकते हैं। पहला सवाल करने की देर होती है, वो वीर बांकुड़ा कौन है। तो वीर बांकुड़ा जेंडर न्यूट्रल है, वीर बांकुड़ी भी हो सकता है। पहला सवाल।
सर मेरा सवाल उससे था, जैसे आप स्टूडेंट या फिर आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे स्टूडेंट्स भी कहते हैं, मतलब फादर ऑफ हिस्टोरियन हेरोडोटस, उन्होंने भी कहा था कि हिस्ट्री है ना, कोई भी बुक एक बायस और प्रिजुडिस्ड होती है, जो मतलब अब किसी भी स्टूडेंट ने बायस होकर लिखी है और उसे अपन नकार नहीं सकते। तो हम स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा बुक नहीं पढ़ सकते, तो हम मतलब किसी भी बुक को पढ़ते समय न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं? जैसे मैं हूँ, हमें शुरुआत से ही किसी एक इंसान को या राजा को हीरो बनाया गया है हमारी नज़रों में, तो हम उनके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते हैं। तो हम न्यूट्रल उस समय कैसे रह सकते हैं? क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करेंगे पेपर में, तो हमारी न्यूट्रलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम में। तो हम उस न्यूट्रलिटी को कैसे ला सकते हैं अपने मतलब पुस्तक में, या फिर अपने जब भी कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें न्यूट्रलिटी कैसे आए? क्योंकि हम तो अभी समझ में आ रही है चीज़ें कितना महत्व रखती है न्यूट्रलिटी वगैरह। तो इसको जैसे अपन स्टूडेंट है तो बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते, एक दो बुक्स पढ़ सकते हैं, तो उन बुक्स को पढ़ते समय भी न्यूट्रलिटी कैसे आए हमारे मन में? एक दो और सवाल ले। हाँ, आगे आ जाइए, आगे आइए क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम वागनिशा है। मैं आई एम अ मास्टर स्टूडेंट। आई हैव डन माई मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। सो being a literature student, especially in today's like postmodern world, when we are around hyper reality and empiricism and positivism, it makes us question that even Northrop Frye, when he talks about archetypes, and when we were talking about literature, how it can be a collection of archetypes and perspectives, that would include what Pynchon called the marginalized communities by questioning that. But my question is that in the postmodern era, when there are no archetypes, when Derrida destabilizes the whole concept of ontologically what is truth, but how can we still take, because I am from literature, so how can we like reread literature and try establishing like historical facts from it, like how do we rebuild history? This is my जी, एक सवाल और, तीन की संख्या शुभ शुभ होती है, उसको तीसरा सवाल ले लें। जी, सर मेरा नाम अमरजीत है। मैं करेंटली 12th में पढ़ रहा हूँ। मैं जैसे कि कोई बुक पढ़ता हूँ या कोई ग्रंथ हो गया या कोई हिस्टोरिकल बुक हो गई, तो मुझे उन्हें समझने के लिए मुझे इनके अनुसार तथ्यों पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये समझना चाहता हूँ। पीछे जाना पड़ेगा। तीनों सवाल मेरे ख्याल में इंटर रिलेटेड ही हैं, और मैं एक तरीके से अपने तरीके से तीनों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। जवाब ये है, दो चीज़ें। एक तो मैं कह सकता हूँ कि जो मैं पहले शुरुआत में शायद किसी वक्त मैंने कहा भी कि कोई भी हम जब टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, चाहे हम एक ही किताब क्यों ना पढ़ रहे हैं, हम बार बार अपने से सवाल पूछें कि यह किताब किसका इंटरेस्ट सर्व कर रही है, यह पोजीशन किसके फेवर में जा रहा है, ये किस तरह के, और ये मेरा पोजीशन है लोगों के, और यहाँ से मैंने कहा कई साथी हैं, सीनियर्स हैं, उनके अपने अलग इससे आंसर हो सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ अपना सब जवाब दे रहा हूँ। इसका कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं हो सकता। मैं आप लोगों के साथ एक क्लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह के पावर स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट कर रहा है, किस तरह की सत्ता को सपोर्ट कर रहा है, किस तरह के प्रभुत्व को सपोर्ट कर रहा है, किस तरह के प्रभुत्व को लाने की कोशिश कर रहा है, वापस में सेंटर में लाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में एक तो मेरे लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट
नजरिया होता है, और ये पैमाना उसकी श्रेष्ठता को जांचने का नहीं है, वो अपने आप में बेहतरीन कहानी हो सकती है और एक स्टोरी टेलिंग के लेवल पे। मेरे लिए उस किताब को की सच्चाई समझने में लगी है कि किस तरह के, और जैसा मैंने बाद में दिखाने की कोशिश की कि सवाल अगर हम कह रहे हैं नेशनल कम्युनिटी, तो वो उदाहरण दे सकते उस नेशन के भीतर कौन है, और ये सवाल बाकी के लोग पूछना शुरू करते हैं तो नए तरीके से फिर उसी दौर को लिखना शुरू कर देते हैं। तो बार बार हम जब वही सवाल पूछेंगे कि ये इस टेक्स्ट के भीतर कौन है, कौन मिसिंग है, और इसके पीछे then I will go back to, I think to some extent what you are trying to say, but it's entirely mine. It may be constructed once again. The fact that I will have a certain value system through which I would try and look at that. एक value system मेरा अपना है जिसके through I will try and actually evaluate a particular text, even if it means that it is still a construction. And that would be my take on it. तो जो बात आप जो कहना चाह रहे पूछ रहे थे ना कि किसी भी पूछना तो वो मुश्किल होता है कई बार, तो अपने आप को थोड़ा ट्रेन भी करना पड़ता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 12वीं के आप छात्र हो तो आपके लिए मुश्किल है। हम लोग, जैसे मैंने कहा, प्रोफेसर पनिकर को मैंने हवाला दिया शुरुआत में, वो मैं एमफिल में जब आया था तब उन्होंने मुझे कहा 30 किताबें पढ़ो, और तब भी मुझे बेहद मुश्किल हुई उसको पढ़ने में, समझने में। तो आपकी पढ़ने की ट्रेनिंग, एक किताब भी हो तो जितनी पढ़ेंगे उतनी ट्रेनिंग बेहतर होती है। और दूसरी चीज ये है कि ये सवाल पूछना अपने आप से लगातार कि इस किताब में जो पढ़ रहा हूँ उसकी पोएट्री की पावर के बारे में सब समझ के ही तो बात है ना, ओज भावनाओं में बहा कर ले जाओ ताकि उसको आप डिप्लॉय कर सके, कैसे मोबिलाइज कर सके नेशनल कॉज के लिए। ठीक है, तो पोएट्री का तो एक बहुत पॉलिटिकल औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, साहित्य का किया जाता है, जाने अनजाने, सिनेमा का किया जाता है, ठीक है, सोशल मीडिया का किया जाता है। तो हमारे लिए हर वक्त यही सवाल होगा, चाहे मैं सोशल मीडिया पे कोई स्टेटमेंट देख रहा हूँ, कोई मीम देख रहा हूँ, कि ये किसका इंटरेस्ट सर्व कर रहा है और किसके इंटरेस्ट को चैलेंज कर रहा है। तो मेरे लिए बुनियादी सवाल यही होगा, परखने का नजरिया। एक किताब पढ़ेंगे तो आप उस किताब को उसी तरीके से आप देखेंगे, और हर आसानी से नहीं आएगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन शायद रेपिटेशन से आए, बार बार पूछने से आए, ये होगा। उम्मीद है कि शायद थोड़ा जवाब मिल। और कोई सवाल? सोचने के लिए बात जी। अविनाश से सवाल करते हुए मुझे भी हंसी आ रही है, उसे भी हंसी आ रही है। उसकी वजह ये है कि हम लोग एक ही हॉस्टल में रहा करते थे, और पिछले 35 साल से अविनाश को, हम दोनों की जिंदगी से आधा से ज़्यादा समय से एक दूसरे को जानते हैं। और जब से हम अविनाश को जानते हैं तब से उसे एक बहुत ही अच्छे रिसर्चर के रूप में, जब स्टूडेंट थे तो मौका मिलता था एक दूसरे की बात सुनने का, इधर बहुत सालों से मौका नहीं मिला, तो आज जब एक मौका था तो हम सोचे कि छोड़ना नहीं चाहिए, जाकर सुनना चाहिए। और पहले की तरह ही अविनाश का फलक जो होता था वो बहुत ही विस्तृत होता था। आज भी यूरोप से लेकर के भारत तक, लगभग कह लीजिए 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ से लेकर के 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ को कवर करते हैं। लंबा ज्योग्राफी, लंबा क्रोनोलॉजी तो नहीं कवर किया, बल्कि मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि आधे से ज़्यादा स्कॉलर के बारे में तो मैं जानता ही नहीं था, उन्होंने क्या लिखा क्या कहा, तो इसलिए मेरा सवाल पूरा ठीक नहीं भी हो सकता। लेकिन मुझे जो बात समझ में आ रही थी अविनाश, वो ये कि अगर हम लोग तुम्हारे पहले स्लाइड से शुरू करें जहाँ ऑस्कर वाइल्ड की चर्चा कर रहे हो, और उसके बाद कम से कम 19वीं सेंचुरी में यूरोप में आते आते ऐसा लग रहा था जैसे कि साहित्य जो है वो इतिहास को समझने का एक बहुत ही उचित जरिया है और हो सकता है। इसकी चर्चा बार बार हो रही थी, जैसा कि तुमने ऑस्कर वाइल्ड का भी जो कांसेप्ट को लेकर भी कोट किया था। और वो यूरोप के मसले में जब तुम रशियन रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे तो वहाँ भी लग रहा था कि वहाँ भी साहित्य और इतिहास में एक अलग अलग एंटिटी तो आ गए हैं, लेकिन दोनों में काफी सामंजस्य है, कोई विरोधाभास जैसी बात नहीं है।
लेकिन जब तुम भारत का उदाहरण दे रहे थे तो खास करके मैं देख रहा था किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास और यहाँ तक कि मैथिली शरण गुप्त में भी इतिहास एक तो साहित्य से अलग एक विभाग के रूप में, और दोनों के बीच विरोध भी दिखता है। खास करके अगर किशोरीलाल गोस्वामी का जो वक्तव्य तुमने कोट किया है और श्याम सुंदर दास का भी, तो श्याम सुंदर दास कहते हैं कि भारत में तो कोई इतिहास लिखना आता ही नहीं है, राजतरंग में एकमात्र इतिहास की किताब है, किसी को आता है। तो इतिहास कोई अलग चीज है साहित्य से। किशोरीलाल गोस्वामी कहते हैं कि भैया मैं तो अपने कल्पना से काम चलाऊंगा और जरूरत पड़े तो इतिहास को दूर से नमस्कार करूंगा। फिर से इतिहास और साहित्य का ये बार बार विरोध। तो यहीं से मेरा एक दो सवाल है, वो ये कि क्या ये विरोध 20वीं सदी में आता है? और मैं ऐसे सोच रहा था कि शायद हो ऐसा। उसकी वजह यह है कि तुमने जो रामके वगैरह की बात की, पॉजिटिविज्म की बात की, इतिहास के, तो लेट 19th सेंचुरी से शुरू होता है। उससे पहले तो वो चक्कर था ही नहीं कि फैक्ट होता है और फैक्ट को ही लेके इतिहास लिखना है। तो जब ये बात नहीं थी तो इतिहास और साहित्य का मेल थोड़ा सा है। तो क्या ये वजह है कि पहला सवाल तुमसे ये है कि क्या तुम विरोध देखते हो और क्या ये विरोध 20वीं सदी की उपज है? और दूसरा, इस विरोध का कोई एक निष्कर्ष मुझे भारत के साहित्य में नहीं दिखा। जैसे मैथिली शरण गुप्त में भी तुमने जो पहला दो लाइन पढ़ा वहां तो भारत आपसी में हम कौन है, लेकिन जो तीसरा लाइन है इतिहास अभी मुझे पूरा पता नहीं है। तो इसका मतलब है कि किशोरीलाल गोस्वामी कहते हैं मैं इतिहास को दूर से समझता हूँ, लेकिन मैथिली शरण गुप्त वो बात नहीं किया है। तो ये क्या अलग अलग साहित्य को, जब भारतीय साहित्य को देखेंगे तो हम लोगों को इतिहास और साहित्य के बीच के जो संपर्क है उसका जो रेजोल्यूशन है वो अलग अलग है। किस तरह का रेजोल्यूशन उस तरीके तो एक तो ये कि जैसा मैंने कहा कि इतिहास और साहित्य दोनों एक पॉलिटिकल टूल के रूप में डिप्लॉय होते हैं, खासकर 20वीं सदी की शुरुआत में। 19th सेंचुरी में यूरोप में डिबेट विविध है। वो नेशनलिज्म के लिए भी, नेशनल कम्युनिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए भी कार्लाइल जैसे लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसा हमने कहा पॉजिटिविस्ट हिस्ट्री थी, जो रैंके थे, जो डिसिप्लिन की पूरी कहानी है उसमें आप उसको भी कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं, तो एक विविधता दिखती है। लेकिन बाय द टाइम हम हिंदी और भारतीय भाषाओं के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं जो आते हैं तो देखेंगे कि दोनों जगह इतिहास की जरूरत, सेंट्रलिटी को कहीं नकारा नहीं गया है, लेकिन उस इतिहास को कहाँ कैसे जाए उसको लेकर पूरी लड़ाई है, और उसमें लिटरेचर ज्यादा कारगर हथियार साबित होता है। तो वहां पर वो फर्क आपको 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदी में आपको दिखता है कि कहाँ कैसे जाए। तो उसका क्योंकि हम ये एक डिस्कम्फर्ट है लगातार लोगों के भीतर कि हम कहना चाहते हैं ये ग्लोरियस भारत की कहानी, क्योंकि हमारा वो प्रोजेक्ट वो है जिसके तहत हम इस नेशन की वैधता को, लेजिटिमेसी को एस्टैब्लिश कर सकें, एक ग्लोरियस इंडिया की कहानी। लेकिन जो स्टैंडर्ड टूल्स हैं वो हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं वो कहानी कहने को, तो हमें इन्वेंट करना पड़ेगा। और इसीलिए सिर्फ वो किशोरीलाल गोस्वामी इसको बहुत क्रूड तरीके से कहते हैं, बाकी लोग कहें तो थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड तरीके से कहते हैं कि हमको, और वो इसलिए कहते हैं कि इमेजिनेशन की कहानी तो हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन नहीं कर पाए, क्योंकि इमेजिनेशन की कहानी तो हमको इमेजिन ही करनी पड़ेगी। और इसीलिए मतलब हिस्टोरिकली ऐसा नहीं कि 1920, 30, 40 में काशी प्रसाद जायसवाल, ताराशंकर ये लोग नहीं लिख रहे थे। जदुनाथ सरकार को हिंदी में, विशाल भारत में लिख रहे थे, दिलचस्प है कई लेख उन्होंने उस वक्त की पत्रिका, जो उस दौर के बड़े हिस्टोरियंस थे, सॉरी मैं आप लोगों की बात बता दूं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन वे तब भी था और अभी भी है कि इतिहास एक ऐसे डिसिप्लिन को में दिखाया जाता है जिसको हर कोई जिसके भीतर डैबल कर सकता है। और तब भी जिन माइनर लेखकों का मैंने हवाला दिया उसमें लोग कहते भी हैं, इनफैक्ट और कई राइटर, कि भाई हम हिस्टोरियन नहीं है, लेकिन हम अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेकर वो शिलालेख को इंटरप्रेट कर रहे हैं। यहां तक कह जाते हैं, आपको लेखकों को मिलेगा, क्योंकि उनको लगता है कि ये काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ ये काम हम कर भी सकते हैं, कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस आ रहा है और ये इमेजिनेशन। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेजोल्यूशन नहीं है
लेकिन ये एक तरह का एक स्वीकार है कि हमें हिस्ट्री को एज अ डिसिप्लिन रिस्पेक्ट करना है, लेकिन उसकी इनसफिशिएंसीज को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए प्रोजेक्ट हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन नहीं है, हमारे लिए प्रोजेक्ट नेशन एज अ प्रोजेक्ट कम्युनिटी बिल्डिंग है, और उसकी वजह से हमें जो भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे, और उसके अलग अलग तरीके से मेरे ख्याल में वही रेजोल्यूशन उसका रेजोनेंस अभी भी है। दिखता है। अभी जो हो रहा है तो उसको इस तरह से देखोगे कि मेरा प्रोजेक्ट एक राष्ट्र राष्ट्र बनाना है। वही राष्ट्र बनाना, वही मैं कर रहा हूं, लेगेसी वही तो मैं कर रहा हूं। व्हाट्सएप आज की ये नहीं, हमने सुना किशोर को स्वामी व्हाट्सएप ही का तो पुराना मतलब बहुत शुक्रिया। सवाल होंगे। किसी कार्यक्रम को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब बात चल रही हो तो समोसे की सुगंध आने लगे। तो एक इंद्रिय है सुनने की, दूसरी है सूंघने की, दोनों में प्रतियोगिता होने लगती है कौन जीतने वाला है। तो अब मुझे लगता है कि ये जो घ्राण शक्ति है ये जीतने ही वाली है। इसके पहले हम मंच से उतर जाए तो हमारा भला है। तो बहुत शुक्रिया अविनाश। अंत में जो बात अविनाश कह रहे थे कि दरअसल मेरा इरादा राष्ट्र की कहानी का है। तो 2014-15 में बिहार में चुनाव हो रहा था, आपने आज की बात की, तो उसमें एक नेता ने जाकर वहां कहा कि देखिए चंद्रगुप्त ने सिकंदर को गंगा के किनारे हराया। तो सारे इतिहासकार बहुत नाराज हुए, उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं। तो बाकी लोगों ने कहा भैया बात एक राष्ट्र बनाने की है, गंगा के किनारे हारने से वो बात स्थापित होती है। आप लोगों का प्रोजेक्ट अलग है, मेरा प्रोजेक्ट अलग है। ये मेरा इतिहास है जो मैं बना रहा हूँ, उसमें मुझे तथ्यों से मतलब नहीं है, कहाँ सिकंदर, कहाँ गंगा, कहाँ चंद्रगुप्त। तो वही बात है। बहुत शुक्रिया अविनाश, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप सब अपना मोबाइल खोल सकते हैं और समोसे खा सकते हैं और चाय। जी हाँ, सॉरी। हेलो दोस्तों, थैंक यू लाइब्रेरी में आने के लिए। और हम लोग हिस्ट्री और लिटरेचर से रिलेटेड और भी फ्यूचर में ऐसे इवेंट करते रहेंगे, तो आशा है कि आप उसमें भी आएंगे। और जो कुछ भी आपने आज सीखा और जाना, उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, फैमिली, फ्रेंड्स सबसे शेयर करेंगे। और थैंक यू किसी में आने के लिए। तो हिस्ट्री फॉर पीस और लाइब्रेरी की तरफ से एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत